रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 6 सिटी हॉस्पिटल। अनीता जी हैरानी से विहान की तरफ देख रही थी, जिसके हाथों में उसका फोन था। विहान के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। अनीता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम? विहान अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बोला, हम बर्बाद हो चुके हैं मॉम, जितने भी शेयर्स दादाजी के नाम थे वो सारे ड्रॉप कर चुके हैं। उनकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई है। समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा हुआ क्या। लेकिन अब हमारी कंपनी बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गई है, बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं हम। अनीता जी गुस्से से बोली, फालतू की बकवास मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे दादाजी के नाम के शेयर्स जीरो हुए हैं तो तुम्हारे नाम पर भी तो शेयर्स थे ना, वो तो जीरो नहीं हुए होंगे। विहान तुरंत बोला, पता नहीं मॉम, लेकिन कैसे मेरे नाम पर अब कोई भी शेयर्स नहीं है। सारे शेयर्स दादाजी के नाम पर ही थे और वो सारे खत्म हो गए। अनीता जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। भला रातों रात ऐसा कैसे हो सकता था? तभी उनके कानों में जश्न की कही हुई बातें गूंजने लगी और वो समझ चुकी थी कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। जश्न ने कल वाली रात का बदला इस तरह से लिया है। वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अपने ऑफिस जा रहा था। तभी उसके पास उसके आदमी का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, बॉस, जैसे आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है। ठाकुर इंडस्ट्रीज को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। कुछ ही देर में ऑफिशियल न्यूज रिलीज कर दी जाएगी और आसमान में जिसका नाम था वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। जश्न तिरछा मुस्कुराया और बोला, इसी खुशी में एक पार्टी का इंतजाम करो, और हाँ, स्पेशल गेस्ट उसमें ठाकुर फैमिली होनी चाहिए। मिस्टर मनोहर ठाकुर बीमार है, लेकिन बाकी पूरी फैमिली इस जश्न में शामिल होनी चाहिए। उसका आदमी तुरंत बोला, जैसा आप कहें बॉस, बिल्कुल वैसा ही होगा। जश्न ने उसकी बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो ऑफिस पहुंच चुका था और अपने काम में लग गया था। हालांकि उसे काम ज्यादा नहीं था, लेकिन वो सारा दिन ऑफिस में बिताने वाला था, ताकि अति को भी समझ में आए कि वो ऐसे ही जश्न को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसे भी जश्न के लिए थोड़ी तड़प तो महसूस हो। वही अति इस वक्त अपने कमरे में थी और जश्न का इंतजार कर रही थी। उसने पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था, क्योंकि जश्न ने उससे कहा था कि जब वो ब्रेकफास्ट खत्म करेगी तो उसके सामने जश्न खड़ा होगा। लेकिन जश्न तो वहां पर दूर दूर तक उसे नजर नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये ब्रेकफास्ट खत्म किया और उस मंजूलिका ने जश्न जी को ही खत्म कर दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जश्न जी को कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों मुझे इतनी बेचैनी महसूस हो रही है। पहले तो कभी नहीं हुई। मैं कौन सा जश्न जिसे प्यार करती हूँ, जो उनके बिना मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है। मैं नहीं करती जश्न जी से प्यार। वो बिल्कुल लायक ही नहीं। कोई इतना एटीट्यूड दिखाता है क्या जितना वो मुझे दिखाते हैं। वो नहीं आते तो कोई बात नहीं, ना आए मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे कॉलेज जाना है। अभी वो बोली रही थी कि उसके कानों में जश्न की आवाज सुनाई दी, जब वो जाते जाते उसे धमकी देकर गया था कि अगर कोई कमरे से या फिर शेखावत मैंशन से बाहर निकला तो वो टांगे तोड़ देगा। उसने तुरंत अपने घुटनों को अपने हाथों में जकड़ लिया था और मुंह बनाते हुए अपनी जगह पर बैठी रही। लेकिन वो कितनी देर वहां पर बैठी रह सकती थी। उसने अपना नया फोन भी पूरा चेक कर लिया था, जो जश्न ने आज उसके लिए मंगवाया था, क्योंकि कल रात जो फोन उसके पास था वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। अति कुछ सोचते हुए बोली, मैं काम करूं क्या? मैं जश्न की के ऑफिस में जाऊं? उन्होंने मुझे यहां से कहीं भी जाने से मना किया। लेकिन मैं कौन सा कहीं और जा रही हूं? मैं तो उनके ऑफिस जा रही हूं ना। वैसे भी मेरे पास तो इतना अच्छा बहाना है, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं उनकी प्यारी पत्नी उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर जाऊंगी। ये बोलते हुए वो मुस्कुराई। वो रूम से जैसे ही बाहर निकलने लगी, अचानक से ही पीछे ही साइड टेबल पर रखा हुआ एक फोटो फ्रेम गिर गया। वो तुरंत वापस रूम की तरफ पलटते हुए बोली, एक तो तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है मंजूलिका। तुम्हारे ही पति के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, वरना मुझे तो क्या है, बेशक से वो भूखे रहे, मैं कौन सा उनसे प्यार करती हूँ। ये बोलते हुए वो मुंह बना रही थी और उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी। उसने अब तुरंत दरवाजा बंद किया और नीचे किचन एरिया में आई। उसने जश्न के लिए खाना प्रिपेयर किया और फिर टिफिन में डालकर घर से बाहर निकलने लगी। तो जिस सर्वेंट की ड्यूटी जश्न ने अति पर नजर रखने की लगाई थी, वो तुरंत बोली, आप कहीं नहीं जा सकती छोटी मालकिन, प्लीज आप यहीं पर रहिए, वरना सब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तुम्हें अपनी नौकरी की परवाह है और मैं अपने पति की परवाह न करूं?
वो वहां भूखे पेट काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी आराम करती रहूं। चाहती क्या हो तुम कि मेरे जश्न की कमजोर पड़ जाए, उनकी हालत खराब हो जाए? वो सर्वेंट हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अति मुंह बनाते हुए बोली, एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति का ख्याल रखना और मैं बस वही फर्ज पूरा करने जा रही हूँ। इसलिए खबरदार अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो जश्न जी तो तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चली गई, लेकिन उसकी स्पीड बता रही थी कि वो बोल तो उस सर्वेंट को न जाने क्या क्या आए, लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा है कि कहीं वो उसे रोक ना ले। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठी और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज गाड़ी शेखावत इंडस्ट्रीज ले चलिए। ड्राइवर तुरंत गाड़ी में बैठा और गाड़ी शेखावत मैंशन से निकलकर शेखावत इंडस्ट्रीज की तरफ चल दी। वहीं वो सर्वेंट जश्न को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जश्न का नंबर लग ही नहीं रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद जश्न ऑफिस में बैठा अपने फोन की तरफ देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि अति शेखावत मैंशन से निकल चुकी है और शेखावत इंडस्ट्रीज आ रही है, इसलिए उसकी नजरें कभी उसके फोन पर होती तो कभी सामने एलईडी स्क्रीन पर। जैसे ही उसने अति की गाड़ी को शेखावत इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में आते हुए देखा, उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, जलन। जलन बहुत छोटा सा शब्द है बेबी डॉल, लेकिन ये फीलिंग बहुत खतरनाक है। चलो आज तुम्हें कुछ खतरनाक चीजों से मिलाता हूं। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ चुके थे। वहीं अति खुद को संभालते हुए टिफिन लेकर लिफ्ट एरिया की तरफ आए। उसे डर लग रहा था कि कहीं जश्न उसे डांटे ना, वो उसे मनाने आई थी, उसे और ज्यादा नाराज करने नहीं। जैसे तैसे वो हिम्मत करके ऊपर फ्लोर पर आए। उसे एक बार भी किसी ने रोका तक नहीं। उसने जिससे जश्न के बारे में पूछा सबने उसे रास्ता बताया। वो हैरान थी कि क्या सब लोग उसे जानते हैं। सब उसे जानते कैसे ना होते, उनके रिसेप्शन की न्यूज आज तक रिपीट में दिखाई जाती थी। जैसे ही वो जश्न के केबिन के बाहर आए, उसने गहरी सांस ली और फिर हल्का सा दरवाजा नॉक किया। अंदर से किसी लड़की की आवाज आए, कौन है? अति की आंखें बड़ी हो गई। जश्न के केबिन में किसी लड़की को सोचकर ही जैसे उसका तन बड़ा सा जल उठा था। अभी अभी तो उसके दिल में जश्न के लिए प्यार पनपने लगा था और अचानक से ही वहां कोई मधुमक्खी भिन भिन आएगी तो उसे जलन तो होगी। उसने अब बिना इजाजत के ही दरवाजा खोल दिया और अंदर देखते ही उसकी नजर सीधा एक लड़की पर गई जो जश्न पर हल्का सा झुकी हुई थी और जश्न मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की, उसका नाम टीना था और वो जश्न की पर्सनल असिस्टेंट थी। जश्न तो मुस्कुरा रहा था लेकिन टीना के चेहरे पर डर झलक रहा था, जैसे जश्न ने उसे वहां पर बंदूक की नोक पर खड़ा रखा हो। अति उन दोनों को देखते हुए बस उन दोनों को देखते रह गई। वहीं टीना हल्का सा पीछे की तरफ हटी और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपकी शर्ट का बटन ठीक कर दिया सर। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई सुई जिससे उसने जश्न का बटन ठीक नहीं किया था, बस अति को दिखाने के लिए वो उस पर झुकी हुई थी। उसने उस सुई को वही साइड में रखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब और कोई काम है तो आप मुझे बताइए सर, मैं वो भी कर दूंगी। ये बोलते हो उसकी आवाज में एक अलग ही अदा महसूस हो रही थी, पर अंदर से डर से उसकी हालत खराब थी। जश्न के साथ ये सब करना भी उसकी इमेजिनेशन के लिए खतरनाक था। जश्न उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, थैंक यू सो मच टीना, बस अब एक काम तुम मेरे लिए और कर दो, प्लीज मेरे लिए लंच लगवा दो। एक्चुअली वो क्या है, कल रात से मैंने खाना नहीं खाया और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अति उसकी बात सुनकर मुंह बना रही थी और टीना मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स सर, मैं अभी लगवाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और अति ने उसे जाते हुए देखा। वो अंदर की तरफ आई और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या था जश्न जी? जश्न बिल्कुल मासूम बनते हुए बोला, क्या मेरे बारे में बात कर रही हो तुम बेबी डॉल? अति गुस्से से बोली, भाड़ में गई बेबी डॉल, पहले मुझे आप ये बताइए कि ऑफिस में अपनी पर्सनल असिस्टेंट से ऐसे शर्ट के बटन कौन लगवाता है? जश्न तुरंत बोला, अब अगर बीवी ये सब चीज नहीं करेगी तो किसी न किसी को तो करवानी ही पड़ेगी। अति गुस्से से बोली, आपने कब मुझे कहा कि मेरी शर्ट के बटन लगा कर दो? आपने तो कभी मुझसे कहा ही नहीं। उसे निकम्मी लड़की से आप अपनी शर्ट के बटन लगवा रहे हैं और मैं जो आपको कब से फोन करके अपने पास बुला रही थी, उसका तो आप फोन भी नहीं उठा रहे। ये बोलते हुए वो रोते हुए आगे की तरफ आए। जश्न ने अपनी शर्ट के बटन को अपनी उंगलियों में लिया और बोला, ये तो छोटी सी बात है, अपनी पर्सनल असिस्टेंट को तो पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है बेबी डॉल।
अभी वो बोल ही रहा था कि अति सीधा जश्न के सीने पर झुकी और अगले ही पल उसने उसकी शर्ट को कसकर अपने हाथों में जकड़ और एकदम से खींच दिया, तो वो सारे बटन एक एक कर टूट गए। अति उनकी तरफ देखते बोली, भाड़ में गया आपका छोटा सा काम, अब आपको मंजूलिका की नहीं पड़ी, अब आपको अपनी बेबी डॉल की नहीं पड़ी। वैसे तो बड़ा कहते हैं कि आपकी बेबी डॉल को आपके अलावा कोई और छू नहीं सकता और खुद बेशक से आप किसी के पास भी जाएं। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जलन हो रही है? उसके मुंह से जलन सुनकर अति गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? जश्न ने एक नज़र अपने सीने की तरफ देखा, जहां सारे बटन टूट चुके थे और वो शर्ट पूरी खुल गई थी। वो अपनी जगह से उठा और अति के करीब बढ़ने लगा। अति पीछे की तरफ अपने कदम लेने लगी। जश्न ने उसे बिल्कुल दीवार से लगा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है बेबी डॉल की तुम्हें जलन हो रही है। ये बोलते हुए उसने अति की कमर पर अपना हाथ रख दिया था और अति के रोंगटे खड़े होने लगे थे। जश्न के सीने की गर्माहट उसे दूर से ही महसूस हो रही थी। शेखावत इंडस्ट्रीज अति दीवार से लगकर खड़ी थी और जश्न उसके ऊपर झुका हुआ था। अति ने जश्न की शर्ट को फाड़ दिया था क्योंकि उसकी शर्ट के बटन उसकी असिस्टेंट लगा रही थी, जो अति को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे जश्न पर गुस्सा आ रहा था। जलन से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन वो जश्न के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उसे जलन हो रही है। वहीं जश्न उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मतलब तुम्हें बिल्कुल जलन नहीं हो रही? अति तुरंत बोली, अब बार बार कहूं क्या? मुझे जलन नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, मतलब नहीं हो रही। जश्न उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, बिल्कुल जलन नहीं हो रही। अति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो कैसे क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि बोल दे कि वो जलकर राख हो चुकी है। जब उसने जश्न की पर्सनल असिस्टेंट को उसके ऊपर झुके हुए देखा तो उसका मन तो किया कि उसे बालों से पकड़कर पीछे की तरफ खींचे और गोल घुमाकर सीधा हवा में उड़ा दे, लेकिन वो वैसा कर नहीं कर सकती थी। अभी तो फिलहाल उसके रोंगटे इस बात से खड़े हो रहे थे कि जश्न उसके बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म सांसें जो अति की गर्दन पर चल रही थी वो उसे इंटेंस लेवल की हॉटनेस फील करवा रही थी। अचानक ही जश्न उसके ऊपर से हटा और बोला, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, तुम्हें जलन क्यों होगी? तुम कौन सा मुझसे प्यार करती हो? वो तो मंजूलिका की वजह से तुम मेरे करीब आती हो, वरना तुम तो मेरे करीब भी नहीं आती। पर ये बताओ तुम फिर मेरे लिए लंच क्यों लेकर आए हो? अति उसके सवाल पर हड़बड़ा गई और बोली, क्योंकि खाना फालतू बन गया था। मैंने सोचा खाना वेस्ट हो, इससे बेहतर है कि मैं आपके लिए ले जाऊं। उसका रीजन सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, खाना फालतू बन गया था? अति तुरंत बोली, और नहीं तो क्या, आपको तो पता ही है मैं खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। कितनी कंजूस हूं मैं, इसीलिए मैं सारा खाना डिब्बे में पैक करके आपके लिए ले आई। उसके जवाबों पर जश्न को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो खुद देख रहा था कि कैसे अति किचन में उसके लिए खाना बना रही थी, पसीने से लथपथ होकर, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी जश्न के लिए खाना बनाने में, और सारी चीज उसकी फेवरेट, वो भी सर्वेंट से पूछ पूछ कर। वो मुस्कुराते हुए बोला, पर सॉरी बेबी डॉल, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अभी अभी टीना को बोला है खाना लेकर आने को, और उसने भी खाना रेडी करवा दिया होगा, तो मुझे नहीं लगता हमें वो खाना वेस्ट करना चाहिए, इसलिए तुम एक काम करो, ये खाना किसी और को। अभी वो बोल ही रहा था कि दरवाजा नॉक हुआ। टीना एक सर्वेंट के साथ वहां पर आई थी, उसके हाथों में खाने की ट्रे थी। वो खाना लेकर सामने टेबल की तरफ आई और टेबल पर खाना लगाने के बाद उसने सर्वेंट को वहां से भेज दिया और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, सर मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, अब आप जल्दी से आ जाइए, खाना गर्म गर्म है, आपको अच्छा लगेगा। अति मुंह बनाते हुए जश्न की तरफ देख रही थी और गुस्सा तो उसे टीना पर आ रहा था। उसका सच में मन कर रहा था कि टीना के बाल अच्छी तरह से नोच ले। जश्न मुस्कुराते हुए टीना की तरफ बढ़ गया और फिर उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने तो सारा खाना मेरा फेवरेट बनवाया है, आई लविंग इट। ये बोलकर वो सोफे पर बैठा और फिर टीना की तरफ देखते हुए बोला, अब मुझे अपने हाथों से खिला भी दो। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे हाथ पर कल एक चोट लग गई थी, उसकी वजह से मैं अपने हाथों से खाना खा नहीं पाऊंगा। अति ने अब तो गुस्से से अपनी मुठियां कस ली, मतलब वो कहना नहीं चाहती थी कि उसे जलन हो रही है, लेकिन जश्न तो जैसे उसे सारी दुनिया के सामने बोलने पर मजबूर कर रहा था कि जलन तो छोड़ो, वो तो बस एक छोटा सा लफ्ज है, सच में वो तो जलकर कोयला बन चुकी है। वो वही अपनी जगह पर खड़ी रही और टीना जल्दी से जश्न के सामने आकर बैठ गई। उसके लिए मौका सच में बड़ा ही खतरनाक था।
एक तरफ उसे जश्न से डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जश्न उसे अपने करीब खींच रहा था उसका डर दूर होता जा रहा था और जश्न के लिए एक अलग ही फीलिंग उसके दिल में आ रही थी। उसी की बीवी के सामने उसके साथ ऐसे रोमांस जो कि पूरी तरह से रोमांस नहीं था, लेकिन जश्न जिस तरह से उससे बात कर रहा था वो रोमांस से कम भी नहीं था। उसका चेहरा खिला हुआ था, ये उसके लिए एक गोल्डन चांस था। जश्न अगर सच में उसे मौका दे दे तो उसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरने वाली थी। वो जश्न के सामने बैठकर अपने हाथों में प्लेट उठाकर निवाला बनाने लगी और जैसे ही उसने वो निवाला जश्न की तरफ बढ़ाया, जश्न ने तुरंत उसकी कलाई को पकड़ लिया और अपने होठों को खोलकर वो निवाला खाते हुए ऐसे मुंह बनाने लगा जैसे आज उसने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया हो। वो बाइट खत्म होने के बाद वो तुरंत बोला, सच में समझ में नहीं आ रहा खाना इतना टेस्टी है या फिर तुम्हारे हाथों में जादू। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक ही टीना जोरों से चिल्लाई। अति उनके पास आ चुकी थी। उसने टीना की प्लेट में देखा जहां पर शाही पनीर से भरा हुआ कटोरा रखा था और उसने वो कटोरा उठाकर सीधा टीना के सिर पर उड़ेल दिया था। जश्न अति की तरफ हैरानी से देखने लगा। मतलब जलन? उफ, वो तो सच में जलन तो बड़ा ही छोटा सा शब्द था। अति का तो बुरा हाल हो चुका था। अति गुस्से से टीना की तरफ देखते हुए बोली, दफा हो जाओ यहां से, वरना मेरी नजरें अब तुम्हारी प्लेट में रखे हुए बूंदी रायता पर है। अगर इस रायते में बूंदी की जगह मैंने तुम्हें बूंद बूंद करके नहीं डाल दिया तो मैं भी अति जश्न सिंह शेखावत नहीं। उसकी बात सुनकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और अति की तरफ देखते हुए बोला, ये तुमने क्या किया बेबी डॉल? तुम तो कह रही थी कि तुम बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो तुमने। ये बोलते हुए उसकी नजरें वापस टीना की तरफ आई जो अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो चुकी थी। किसी की बीवी के सामने उसके पति के साथ रोमांस करने का नतीजा वो देख चुकी थी। उसकी आंखें इस वक्त बुरी तरह से जल रही थी और वो चिल्लाए जा रही थी। अति ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ लेकर गई। उसने उसे दरवाजे से बाहर निकाला और बोली, चिल्लाना है ना तो यहाँ पर खड़ी होकर चिल्लाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही ऑलरेडी बहुत खराब कर चुकी हो। ये बोलकर उसने तुरंत केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। टीना बाहर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। उसकी आंखें बंद थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना मुंह धोने जाए तो जाए कहां पर। मन ही मन वो अति को गलियों के हार पहना रही थी और अब अति गुस्से से जश्न को घूर रही थी। जश्न एक बार फिर से उसके करीब आया और बोला, जलन हो रही थी मुझे किसी और के साथ देखकर, किसी और को मुझे खाना खिलाते देखकर। ये बोलते हुए वो अति के बिल्कुल करीब आ गया और अति को अब समझ आया कि जश्न ने ये सब क्यों किया। उसने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, कितने बुरे हैं आप जश्न जी। जश्न तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, मैं बुरा हूं फिर भी तुम्हारा ये हाल है, अगर अच्छा होता तो तुम तो पागल हो जाती। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। जिस तरह से जश्न उसे छू रहा था उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और दिल और दिमाग में जश्न कब्जा करने लगा था। वो खुद पूरी तरह से जश्न में खोने लगी थी। उसकी आंखों में देखते हुए वो धीमे से बोली, पागल तो आप कर ही रहे हैं। जश्न मुस्कुराया और बोला, अभी कहाँ, अभी तो पागलपन की हद तक पागल होना बाकी है। ये बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुका और अगले ही पल उसने बड़े ही प्यार से उसे चूम लिया तो अति एकदम से होश में आई और अगले ही पल उसने जश्न के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर दिया। उसे अपना दिल किसी पंछी की तरह उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो नहीं कबूल करना चाहती थी कि हाँ वो सच में जश्न के प्यार में पागल हो रही है। उसे जश्न से प्यार हो रहा है, इसलिए वो तुरंत बोली, मेरा मतलब है कि आपको गलतफहमी हो रही है कि आप मुझे पागल कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मुझे जलन हुई और ना ही मुझे कुछ और महसूस हो रहा है। आपको जिसके साथ जो करना है आप कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोलकर वहां से चली गई। जश्न उसके जाने के बाद मुस्कुराया और अपने सिर पर अपना हाथ रखकर अपने बालों में उंगलियां उलझाते हुए बोला, ओफ बेबी डॉल, मैं तो पहले तुम्हारे प्यार में पागल था और ऊपर से अब तुम्हारा ये शर्माता हुआ चेहरा और तुम्हारी अदाएं और पागल कर रही हैं। तुम कहती हो तुम्हें जलन नहीं होती, अब तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा कि तुम्हें मुझे किसी और के साथ देखकर सिर्फ जलन नहीं होती बल्कि तुम्हारा दिल जलकर राख हो जाता है। तुम्हारे मुंह से अपने लिए इजहार तो अब मैं सुनकर ही रहूंगा। तुम्हें अगर अपने प्यार के पागलपन की हद तक नहीं पहुंचाया तो मैं भी जश्न सिंह शेखावत नहीं। ये बोलते हुए वो उस पल को याद कर रहा था जब अति ने टीना को अपना नाम अति जश्न सिंह शेखावत बोलते हुए धमकी दी थी। अब वो हंसने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अति ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी शेखावत मैंशन के लिए निकल गई।
लेकिन अचानक ही रास्ते में उसकी गाड़ी रुकी। उसने तुरंत ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ये बोलते हुए उसकी नज़र सामने की तरफ थी जहां शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर तुरंत बोला, सामने भीड़ लगी हुई है मैम साहब, मैं गाड़ी दूसरी तरफ घुमाता हूं। ये बोलकर वो गाड़ी घुमाने लगा, लेकिन तभी एक शख्स ने अति की तरफ का विंडो नॉक किया। अति ने उस शख्स की तरफ देखा और फिर विंडो को नीचे किया तो उस शख्स ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक लेटर अति की तरफ बढ़ा दिया। अति हैरान रह गई, भला कोई ऐसे उसे क्यों लेटर देगा, लेकिन वो उस शख्स से कुछ पूछती उससे पहले ही वो शख्स वहां से जा चुका था। अति तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और उस शख्स की तरफ आवाज लगाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, क्या हरकत है? ये लेटर आप ऐसे कैसे मुझे देकर जा सकते हैं? ये बोलते हुए वो उस लेटर की तरफ देख रही थी, लेकिन वो शख्स तो वहां से जा चुका था। अब उसने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस पर कुछ लिखा था। अति ने उस लेटर को पढ़ाना शुरू किया। तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, और जानती हो वो मर्डर किसने किया था? पर नहीं, तुम कैसे जानती हो सकती हो? अगर तुम्हें पता होता तो तुम उस इंसान से शादी क्यों करती? कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान को ढूंढने के लिए तुमने अपनी जी जान लगा रखी है, तुमने उस इंसान से शादी कर ली। वो लेटर पढ़कर अति के होश उड़ गए। उस लेटर में किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन शादी तो उसकी जश्न सिंह शेखावत से हुई थी। मतलब उसके भाई का मर्डर, जो कि एक एक्सीडेंट के नाम पर दुनिया के सामने लाया गया, उसके पीछे जश्न का हाथ है। ये सोचते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने एक बार फिर से उस लेटर को अच्छे से पढ़ा। उस पर वही लिखा था जो उसने पहले पढ़ा था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने तुरंत सामने की तरफ देखा जहां से वो शख्स गया था, लेकिन वो शख्स उसे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। अति के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजय भाई के मर्डर के पीछे जश्न जी का हाथ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, को ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार करने लगा था। कौन था वो आदमी जो अति को इस तरह से लेटर देकर गया, और क्या सच में अति के भाई अजय वर्मा के मर्डर के पीछे है जश्न का हाथ? शेखावत मैंशन। अति की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और अति गाड़ी से बाहर निकलकर आगे की तरफ आए। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनजाना शख्स कौन था जो वो उसे लेटर देकर गया। उस लेटर पर लिखा था कि उसने उस शख्स से शादी की है जिसने उसके भाई अजय वर्मा का कत्ल किया है। ये सोचते हुए उसका दिमाग घूम चुका था। वो अंदर की तरफ आए तो दामिनी जी उसे आवाज लगाते हुए बोली, आजकल की बहुएं तो बड़ी ही एडवांस हो चुकी है। ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं, ससुराल के लोगों के साथ उन्हें वक्त बिताना चाहिए। ये सब चीज से तो उनके दिमाग में आता नहीं। उनका तो बस ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पति पर होता है। ये बोलते हुए वो अति को देख रही थी, लेकिन अति ने तो जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं। वो उन्हें पूरी तरह से अनसुना करके अपने रूम की तरफ बढ़ गई और दामिनी जी ने गुस्से से मुठियां कस ली। विशाखा जो उनके साथ ही खड़ी थी वो हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, करवा ली आपने अपनी इंसल्ट। क्या जरूरत थी आपको उसे बुलाने की? उसने तो आपकी बात सुनना दूर, आपकी तरफ देखा तक नहीं। दामिनी जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। विशाखा मुस्कुराई और बोली, मैं तो अपनी बकवास बंद कर लूंगी, लेकिन लगता है कि आजकल लोग आपकी बातों को बकवास मानने लगे हैं, इसीलिए आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जश्न भाई तो पहले ही आपकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे और अब उनकी ये बीवी भी बड़ी नखरे दिखाने लगी है। लगता है इस पर भी जश्न भाई का रंग चढ़ चुका है, वरना आपके सामने नजर झुका के रहने वाली आजकल आपको एटीट्यूड दिखा रही है। दामिनी जी की गुस्से से मुठियां और भी ज्यादा कसती जा रही थी। विशाखा की बातें जख्मों पर नमक का काम कर रही थी और उनके खुराफाती दिमाग में अति के लिए और भी ज्यादा नफरत भर रही थी। अति अपने कमरे में आई और आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जश्न जी ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कोई है जो मुझे उनके खिलाफ भड़काना चाहता है, लेकिन कौन? कहीं एक बार फिर से अनीता आंटी और अंशिका नहीं कुछ? ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई और एक बार फिर से अपना सर नाम में हिलाकर बोली, नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करती हूँ। मुझे नहीं लगता ये सब वो करेंगे। जरूर कोई और है जो मुझे जश्न की के खिलाफ करना चाहता है, लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए वो खुद को समझा तो रही थी, लेकिन अभी भी उसका दिल कहीं ना कहीं अटका हुआ था। उसके दिल और दिमाग में इतनी बातें चल रही थी
कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस चीज पर यकीन करे और किस चीज पर नहीं। कभी दिल हावी होता तो कभी दिमाग। आखिर में वो अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट गई और उसे पता नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त अपने केबिन में था और हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अति की बातों से उसे एक अलग ही खुशी हो रही थी, लेकिन अब उसे अति के मुंह से इजहार सुनना था जिसके लिए वो प्लान बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनीता जी और विहान गुस्से से एकदम लाल पीले हो चुके थे। मनोहर जी को होश आ चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया गया था। सिर्फ ठाकुर मेंशन ही था जहां पर फिलहाल वो लोग जा सकते थे, लेकिन वो भी अब उनका नहीं रहा था। उन्हें बैंक वालों के पैसे देने थे, जिसके लिए अब बहुत जल्दी ठाकुर मेंशन की नीलामी होने वाली थी। रात के तकरीबन 8 बजे अनीता जी ठाकुर मेंशन पहुंची। उन्हें अंदर की तरफ आते देख अंशिका, जो वही हॉल में बैठी थी, वो तुरंत भागते हुए उनके पास आई और बोली, ये सब क्या चल रहा है मोम? ये टीवी में न्यूज़ और ये सारे मीडिया वाले क्या बकवास कर रहे हैं? हम लोग बैंक का कर्ज हो चुके हैं? अनीता जी गुस्से से बोली, हाँ, हम लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है और ये सब कुछ हुआ है उस जश्न की वजह से। अंशिका हैरानी से बोली, जश्न? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो हमने अति के साथ करने की कोशिश की, उसके बदले उन्होंने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो फिर ये सब करने की जरूरत उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अनीता जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अंशिका तुरंत बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपने कोई और प्लान बनाया था और वो भी फ्लॉप हो गया? अनीता जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बकवास मत करो मेरे सामने, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। अंशिका भी गुस्से से बोली, ओह गॉड मॉम, आपको समझ में नहीं आता है क्या कि हम ऐसे मिस्टर शेखावत से पंगा नहीं ले सकते? मैंने आपको अपना प्लान बताया हुआ है ना, आप कम से कम तब तक तो वेट कर लेते। आपको क्या जरूरत थी मिस्टर शेखावत से कोई पंगा लेने की? अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। पर नहीं, मैं ये भिखारियों वाली जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे लग्जरियस लाइफ जीने की आदत है मोम, मैं ऐसे कंगाली में नहीं थी सकती। अनीता जी गुस्से से गरजते हुए बोली, तो अब मैं क्या तुम्हारे लिए कोई चोरी चकारी शुरू कर दूं या फिर कहीं पर डाका करने लगूं? अंशिका हंसी और बोली, नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस वेट कीजिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ मिस्टर शेखावत से बदला नहीं लेना है, बल्कि अब वो मुझे हर कीमत पर चाहिए, हर हालत में चाहिए। मैं ये घटिया जिंदगी नहीं जीऊंगी, मैं उन्हें उसे अति से छीन कर रहूंगी। अंशिका की बात सुनकर अनीता जी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जश्न की गाड़ी अब पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो सीधा अपने रूम में आया। उसने आते ही बिस्तर की तरफ देखा जहां पर अति चुपचाप सोई हुई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर बालकनी की तरफ चला गया। उसने अपना फोन कान पर लगाया और किसी से बात करने लगा और बोला, आई एम सो सॉरी बेबी डॉल, मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ ना? उसकी आवाज सुनकर अति ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें अगले ही पल जश्न पर गई। जश्न, जो किसी से बात करते हुए देख वो कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप उसकी बात सुनती रही। जश्न ने एक बार फिर से बोला, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बस बोल नहीं पाती। उसकी बात सुनकर अति की आंखें बड़ी हो गई। जश्न ने एक बार फिर से बोला, पर तुम फिक्र मत करो, जब तुम मेरे करीब आओगी तो बस तुम मेरी आंखों में देखना, उसके बाद तुम्हारे दिल में जो भी बातें होंगी वो खुद ब खुद तुम्हारे होठों पर आ जाएगी। उसकी बातें सुनकर अति को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लड़की से बात कर रहा है। शायद अति को सोया हुआ देखकर उसे लगा वो गहरी नींद में है। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी और वो नाक सिकोड़ने लगी। वो अब ये भी भूल चुकी थी कि सोने से पहले वो किन सब चीजों के बारे में सोच रही थी। अपने भाई का ख्याल भी उसके दिमाग से कुछ पल के लिए जा चुका था, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठी और अगले ही पल जश्न के पास आकर उसने उसका फोन खींच लिया और अपने कान से लगाते हुए बोली, ओ पापा की परी, तुम जो कोई भी हो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने आइंदा मेरे जश्न जी को फोन भी किया ना, तो मैं तुम्हें मंजूलिका बना दूंगी। एक मंजूलिका से मैं पहले डील कर रही हूँ और इस बार तुम्हारे साथ तो ऐसी डील करूंगी कि पहली बार लोग आत्मा को देखकर डरेंगे नहीं, बल्कि उस पर हंसेंगे। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई। जब उसे सामने फोन से कोई आवाज ही नहीं आई तो उसने तुरंत फोन अपने सामने किया। फोन पर कोई भी कॉल नहीं चल रहा था। वो एकदम हैरान रह गई और उसने पलटकर वापस जश्न की तरफ देखा, जो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। उसकी बेबी डॉल एक बार फिर से उसके ट्रैप में फंस चुकी थी। क्या अति पूछेगी जश्न से अजय के बारे में कोई सवाल? क्या होगा जब पता चलेगा जश्न को कि कोई है जो करना चाहता है उसकी बेबी डॉल को उससे दूर?
शेखावत मेंशन अति हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी, जिसने एक बार फिर से उसे ट्रैप में फंसा लिया था। उसे लगा जश्न किसी लड़की से बात कर रहा है, लेकिन जश्न तो किसी से बात कर ही नहीं रहा था। वो बस यूं ही कान फोन पर लगाए कुछ भी बोले जा रहा था। वही जश्न उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अभी अभी क्या बोली थी तुम? अति हड़बड़ा कर बोली, मैं तो कुछ नहीं बोली। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ जश्न का फोन जश्न को दे दिया और वहां से जाने लगी। जश्न ने तुरंत अपना फोन पॉकेट में डाला और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कुछ तो कहा था तुमने बेबी डॉल, तुम पापा की परी। अगर दोबारा मेरे जश्न जी को कॉल ऐसे ही कुछ कहा था ना तुमने? उसकी बात सुनकर अति का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी नजरें जश्न के चेहरे पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। जिस तरह से जश्न उसके चेहरे पर झुक चुका था वो खुद जश्न के सीने से लगी हुई थी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, यही कहा था ना तुमने? मेरे जश्न जी मतलब मैं तुम्हारा हूं, पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं तो फिर? ये बोलकर वो चुप हो गया। उसका सवाल सुनकर अति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैंने ऐसा कुछ कहना नहीं था। ये बोलते हुए उसकी सांसों की गहराई बता रही थी कि कहना तो उसे यही था और वो ये कह भी चुकी थी, लेकिन ये बात जश्न के सामने एक्सेप्ट करने में पता नहीं क्यों उसकी जान निकल जा रही है। जश्न उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गहरी सांस उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, मतलब मैं तुम्हारा नहीं हूं? अति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जश्न ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसकी कमर को हल्का हल्का सहलाने लगा। उसके टच को खुद पर महसूस कर अति सहने लगी थी। जश्न उसे पीछे की तरफ लेकर जाने लगा जहां बिस्तर था। अति भी उसके साथ साथ पीछे की तरफ हो रही थी। जश्न उसे लेकर बेड पर झुका और बोला, अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो कहने में क्या हर्ज है? मैंने तो सुना है जब बीवियां हक जताने पर आती हैं तो पूरी दुनिया को अपने उस एक पसंदीदा मर्द से दूर कर देती है, लेकिन यहाँ पर मेरी बीवी तो मानने को ही तैयार नहीं कि मैं उसका वही पसंदीदा मर्द हूँ। अति बिना उसकी तरफ देखे बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जश्न जी? ये बोलते हुए वो पूरी बेड पर लेट चुकी थी और जश्न उस पर झुक चुका था। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास कोई भी आए, लेकिन यहाँ तो मैं किसी से फोन पर बात क्या कर रहा था, तुम तो जलकर राख होने लगी। अति तुरंत बोली, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरा दिमाग घूम गया था। उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न बोला, इसीलिए तुम उस लड़की को मंजुलिका बनाने को निकल पड़ी, और वो भी कौन सी वाली मंजुलिका, जिससे लोग डरेंगे नहीं बल्कि उस पर लोग हंसेंगे। अति तुरंत बोली, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जश्न मुस्कुराया और बोला, मेरी बीवी मेरी मर्जी, परेशान करूं या प्यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुका और उसे हल्का हल्का चूमने लगा। अति ने तुरंत अपने हाथ उसके कंधों पर कस दिए। जश्न ने उसकी कलाइयों को अपने हाथों में पकड़ा और ऊपर बिस्तर पर लगा दिया। जश्न उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, प्यार करने लगी हो तुम मुझसे, लेकिन मानती नहीं हो। अति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था। उसे अपनी गर्दन पर जश्न के होंठ महसूस हो रहे थे और उन्हें महसूस कर वो सच में बहक रही थी। लेकिन अब जश्न की बात सुनते हुए वो एकदम से बोली, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं जश्न जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों की शादी जिस तरह से हुई है उसके बाद मैंने आपको बेशक से अपना पति मान लिया, लेकिन प्यार जैसा मेरे दिल में कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए अचानक से उसकी आह निकल गई क्योंकि जश्न ने उसे जोरों से लव बाइट दे दी थी। अति के हाथ उसके बालों पर आ गए और उसने भी उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम अपनी फीलिंग्स को मुझसे छुपा सकती हो बेबी डॉल? अति ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। जश्न तुरंत बोला, पता नहीं तुम अपने प्यार का इजहार कब करोगी, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं हो बेबी डॉल, तुम मेरा जुनून हो, मेरा पागलपन हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दुनिया की इकलौती वो लड़की हो जो जश्न सिंह शेखावत के दिल पर हुकूमत करती है, जिसके लिए ये जश्न सिंह शेखावत कुछ भी कर सकता है। अति उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? जश्न मुस्कुराया और बोला, सुबह को शाम आसमान को धरती तारे जमीन पर ले आऊंगा। ऐसी फालतू की बातें ये जश्न सिंह शेखावत नहीं करता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे पागलपन में मैं किसी को भी तुम्हारे कदमों पर ला सकता हूँ। जिंदगी देने और मारने का हक उस भगवान के पास होता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये जश्न सिंह शेखावत किसी की भी सांस छीन सकता है। उसकी बात सुनकर अति हैरान रह गई।
उसे समझ नहीं आया अब वो जश्न को क्या कहें, लेकिन अब उसके दिमाग में एक बार फिर से वो लेटर चलने लगा था जिस पर उसके भाई की मौत के बारे में लिखा हुआ था। वो जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है जश्न जी। जश्न तुरंत बोला, लेकिन मुझे फिलहाल बातें नहीं करनी है बेबी डॉल, मुझे कुछ और करना है। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ अब अति के पेट पर रख दिया था और उसके पेट को हल्का हल्का सहलाने लगा था। वो एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा और फिर धीरे धीरे वो अपना हाथ अति की पीठ की तरफ लेकर गया और उसकी ड्रेस की जिप को खोलने लगा। अति के दिल में इस वक्त मिक्सड फीलिंग्स चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। एक तरफ जश्न की बातें उसे बहका रही थी और दूसरी तरफ उसे वो लेटर बार बार याद आ रहा था। जैसे ही जश्न ने उसकी ड्रेस की जिप को हल्का सा नीचे किया, अति एकदम से होश में आए और गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने जश्न को हल्का सा धक्का देकर खुद से ऊपर की तरफ किया। जश्न भी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अगले ही पल अति तुरंत उसके नीचे से हट गई और अपनी जगह से उठ गई। अगर उस लेटर में जो लिखा था वो सच हुआ तो ये सोचकर ही अति की रूह कांपने लगी थी। उसने जश्न की तरफ पलट कर देखा, उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? अति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और जश्न बस उसे गहरी नजरों से देखता रहा। उसे अपनी बेबी डॉल में कुछ तो अजीब लग रहा था। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर काफी इंटेंस एक्सप्रेशंस आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर सामने की तरफ एक लड़की बैठी थी और उसके सामने ही मीडिया वालों ने माइक लगाए हुए थे। एक मीडिया वाला उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, बताइए मैडम आप क्या कहना चाहती हैं? वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जो मुझे कहना था वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ। मुझे बस अब इंसाफ चाहिए। मेरी कोख में जश्न सिंह शेखावत का बच्चा पल रहा है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को जश्न सिंह शेखावत का नाम भी मिले और उसका हक भी। उसकी बात सुनकर सारे मीडिया वाले हैरान थे और उसे अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन में अपने रूम में बैठा हुआ जश्न सामने एलईडी स्क्रीन पर ये न्यूज़ देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की डेविल स्माइल थी। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और अति बाहर आए। उसका ध्यान अभी तक एलईडी स्क्रीन पर नहीं गया था, लेकिन जब उसने अंशिका की आवाज सुनी तो उसने तुरंत एलईडी स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर अंशिका मीडिया वालों को देखते हुए बोली, शादी से पहले मेरे और जश्न सिंह शेखावत के बीच फिजिकल रिलेशन बने थे। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे साथ वो रिलेशन क्यों बनाए, लेकिन अब मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे को जश्न सिंह शेखावत का नाम मिले। उसकी बात सुनकर अति के होश उड़ गए। उसका दिल धक सा रह गया। क्या अंशिका के इरादे होंगे कामयाब? शेखावत मेंशन। जश्न और अति दोनों इस वक्त अपने रूम में थे और उनके सामने ही लेड स्क्रीन चल रहा था जहां पर अंशिका की न्यूज चल रही थी। अंशिका ने क्लेम किया था कि उसकी कोख में जश्न का बच्चा पल रहा है। वो प्रेग्नेंट है और उसके होने वाले बच्चे का बाप जश्न है। ये न्यूज सुनकर अति का दिल धक सा रह गया था। उसकी आंखों में नमी तैर गई और उसने वापस जश्न की तरफ देखा। जश्न ने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा और अपनी जगह से उठा। वो रूम से बाहर जाने लगा। अति तुरंत उसे रोकते हुए बोली, ये सब क्या है जश्न? तो जश्न ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? किसके बारे में पूछ रही हो बेबी डॉल? अति तुरंत बोली, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ। आप इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते हैं जश्न? ये सामने लेड स्क्रीन पर जो न्यूज़ चल रही है क्या आप उसके बारे में नहीं जानते? क्या आप मुझसे उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम चाहती हो मैं तुमसे कुछ कहूं? अति हैरानी से बोली, मतलब आप सच में कुछ नहीं कहना चाहते? ये भी नहीं कहेंगे कि ये न्यूज़ झूठी है? जश्न उसके करीब आया और बोला, अगर तुम्हें लगता है ये न्यूज़ झूठी है तो ये न्यूज़ झूठी होगी। अगर तुम्हें लगता है ये न्यूज़ सच्ची है तो ये न्यूज़ सच्ची होगी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अति और भी ज्यादा चौंक गई। जश्न की तरफ से इतना कैजुअल बिहेवियर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने दिल में एक अलग ही तकलीफ सी महसूस कर रही थी, जो आज तक उसे कभी नहीं हुई। वो अपनी आंखों में नमी लिए जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी जश्न। जश्न मुस्कुराया और बोला, अब हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरूं, जरूरी तो नहीं है। अति की आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने तुरंत उन आंसुओं को साफ किया और बोली, मतलब ये न्यूज़ सच है? शादी से पहले आप और अंशिका
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, जश्न सिंह शेखावत किसी को सफाई नहीं देता, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है उसे क्या सोचना है, क्या मानना है, क्या करना है और कैसे रिएक्ट करना है। खुद के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दो, ऐसी शख्सियत नहीं है जश्न सिंह शेखावत की। ये बोलकर उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और तुरंत वहां से चला गया, जबकि अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे बहुत ज्यादा हट फील हो रहा था। वो तुरंत सामने बिस्तर की तरफ आए और उसने वहां पर रखा हुआ रिमोट उठाकर लेड स्क्रीन बंद कर दिया। अंशिका की कही हुई बातें जैसे उसके कानों में गूंज रही थी और उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वो तकलीफ जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब भी उसे उम्मीद की थी जश्न वापस रूम में आएगा और कहेगा कि वो सिर्फ अपनी बेबी डॉल का है और किसी का नहीं। आज तक उसने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया। हमेशा जश्न जब भी उससे प्यार भरी बातें करता था तो उसकी बातों में अति के लिए प्यार साफ झलकता था। उसका ये कहना कि वो अपनी बेबी डॉल के लिए पागल है अति को एक अलग सा सुकून देता था, लेकिन अब उसकी ये अलग सी बातें उसे उतनी ही तकलीफ पहुंचा रही थी। उसने लेड स्क्रीन तो बंद कर दिया था लेकिन अंशिका की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, इसलिए उसने अपने कानों पर अपना हाथ रखा और जोर से चिल्लाए, बस बस, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहुत ही ज्यादा तेजी से बहने लगे थे। उसे पहली बार प्यार जैसी फीलिंग महसूस हुई थी, जो अभी उसने पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं की थी और जैसे सब कुछ एकदम से बिखर गया था। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप जोर से अपना हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। न जाने कब तक वो यूं ही अपनी जगह पर बैठी रोती रही। वहीं दूसरी तरफ अंशिका ने मीडिया वालों को सारे बयान दे दिए थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि मीडिया में कितनी पावर है। बेशक से जश्न सिंह शेखावत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और कुछ भी करने का दम रखता हो, लेकिन मीडिया वालों की भी पावर कम नहीं थी। वो भी जश्न को अपने सामने झुकाने का दम रखते थे। जैसे ही मीडिया वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, अंशिका अपनी जगह से उठी और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसके कदम रुक गए जब उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा, जो कोई और नहीं जश्न सिंह शेखावत था। उसे अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो उसका गला सूखने लगा, उसके हाथ पैर फूल रहे थे। उसने होशियारबाजी में जाकर मीडिया वालों को तरह तरह के बयान तो दे दिए थे, लेकिन सच में अब डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। वहीं जश्न उसके करीब आया और उसके पेट पर अपना हाथ रखकर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेबी गर्ल कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसके मुंह से अपने लिए बेबी गर्ल सुनकर अंशिका ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली है। जश्न तुरंत बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? अंशिका हिचकिचा कर बोली, आप मुझसे सच में ऐसे बात कर रहे हैं? आई मीन प्यार से बात कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? जश्न ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं तुमसे प्यार से ही बात करूंगा ना बेबी गर्ल। कब तक नाराज रहूंगा मैं तुमसे? मानता हूं तुम बेशक से बहुत सारी गलतियां करती हो, लेकिन तुम नादान हो, पर मैं तो समझदार हूं ना। इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा और तुम्हें अपने साथ शेखावत मेंशन लेकर जाऊंगा। बहुत जल्दी हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, तो अब हमें उस बच्चे के आने की तैयारी करनी चाहिए। अब तो जैसे अंशिका को हार्ट अटैक आने वाला ही था। वो मीडिया वालों की तरफ देखने लगी जो उनके पोज ले रही थी। वो तुरंत बोली, कहीं मीडिया वालों के डर से तो आप ये सब नहीं बोल रहे हैं मिस्टर शेखावत? जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं मीडिया वालों के डर से ये क्यों बोलूंगा? मैं जश्न सिंह शेखावत, मीडिया वाले तो छोड़ो, अगर उनका बाप भी आ जाए तो मुझे डरा नहीं सकते। पर ये बताओ तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? आई मीन मुझे तो ऐसा वैसा कुछ याद नहीं जो हम दोनों के बीच हुआ हो। अंशिका ने तुरंत अपना चेहरा मायूस सा बनाया। वो तो अपना कैरेक्टर जैसे छोड़ चुकी थी, लेकिन अब जल्दी से वो होश में आई और बोली, यही तो तकलीफ की बात है मिस्टर शेखावत कि आपको कुछ याद नहीं। आप उस अति के प्यार में इतने पागल हुए कि कब आपने मुझ में उसे इमेजिन किया और अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, आपको पता ही नहीं चला। आपको याद है शादी से पहले मैंने आपको एक बार अपनी फ्रेंड के घर बुलाया था। उस वक्त आप काफी नशे में थे। उस दिन आप मेरे करीब आए। मैंने भी ड्रिंक की हुई थी क्योंकि तब मेरी फ्रेंड का बर्थडे था और वहां पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। उस दौरान हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और ये सब कुछ हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। जश्न हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अंशिका एक बार फिर से बोली, मैं तो इस बात को भूल ही गई थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर शेखावत, इसीलिए मैं आपको हर हालत में हासिल करना चाहती थी। आपके बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने आपको पाने के लिए जो मैं कर सकती थी वो सब किया।
लेकिन फिर मैं हार मान गई, ये सोचकर कि शायद मेरे प्यार से ज्यादा सच्चा आपका प्यार है, जो आप अति से करते हैं। लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। कल रात को ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे होने वाले बच्चे के बाप आप हैं, तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। वैसे भी इस दुनिया में अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। मैं नहीं चाहती थी मैं आपका नाम ऐसे मीडिया में बदनाम करूं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है बेबी गर्ल। अब जब ये बच्चा इस दुनिया में आने ही वाला है तो क्यों ना हम पुरानी सारी बातें भूल जाए और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करें। चलो शेखावत मेंशन चलते हैं। ये बोलते हुए उसने अंशिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अंशिका को जश्न का हाथ इस वक्त उसका हाथ नहीं बल्कि किसी लॉटरी की तरह नजर आ रहा था। उसने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मीडिया वाले उन्हें देखकर अब सवाल करने लगे। एक मीडिया वाला तुरंत बोला, क्या आप इस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? क्या जो मिस अंशिका ठाकुर ने आप पर इल्जाम लगाए हैं कि आप शादी से पहले उनके साथ इंटीमेट हुए, आप उन इल्जामों को कबूल कर रहे हैं? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इल्जाम गुनाह का लगता है और मेरे और अंशिका के बीच शादी से पहले जो कुछ भी हुआ वो गुनाह तो नहीं था। किसी को प्यार करना और उस प्यार में हर हद पार कर देना गुनाह कहाँ होता है। हम दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। इसमें मुझे नहीं लगता किसी और को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर और कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मैं अपने होने वाले बच्चे की हो चुकी मां को लेकर यहां से जाऊं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस थे। मीडिया वाले अब तुरंत चुप होकर पीछे की तरफ हट गए और जश्न अंशिका का हाथ अपने हाथ में लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। दोनों बाहर आने के बाद अपनी गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी शेखावत मैंशन के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अति अभी भी अपने रूम में थी और जश्न का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब तकरीबन 2 घंटे तक जश्न नहीं आया तो उसने सामने रखा अपना फोन उठाया और जश्न को कॉल किया। लेकिन सामने कॉल जा रही थी पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब अति को गुस्सा आने लगा। वो रोते हुए खुद से ही बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जश्न जी। पहले जबरदस्ती मुझसे शादी करके बार बार मुझसे कहकर कि आप मुझसे प्यार करते हैं, अब आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। अंशिका आपके बेबी से प्रेग्नेंट है तो आप ये बात एक्सेप्ट कीजिए और मुझे अपनी लाइफ से जाने दीजिए। लेकिन आपने तो ये भी नहीं किया। पर मुझे अब अपने सवालों का जवाब आपसे चाहिए और मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे जवाब नहीं देते हैं। ये बोलकर उसने दोबारा जश्न को कॉल किया लेकिन इस बार भी जश्न ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब वो अपनी जगह से उठी और जल्दी से अपना हुलिया सुधारकर रूम से बाहर निकली। उसने सोच लिया था कि वो जश्न के ऑफिस जाएगी। अगर वो ऑफिस में नहीं हुआ तो वो पता लगाएगी कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो उससे मिलकर ही रहेगी। पर वो जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ आई उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई जहां पर जश्न अंशिका का हाथ पकड़कर खड़ा था और दामिनी जी उसकी आरती उतार रही थी। अंशिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और वो अपनी टेढ़ी नजरों से अति की तरफ ही देख रही थी। अति का दिल जैसे एक पल में टूट गया। उसे एक चुभन अपने सीने में महसूस हो रही थी। सीढ़ियों पर खड़ी वो रोते हुए जश्न की तरफ देख रही थी और जश्न एक नज़र भी उस पर नहीं डाल रहा था। क्या सच में जश्न अंशिका की बातों में आ जाएगा और हो जाएगा अति से दूर, या फिर कुछ और ही चल रहा है उसके दिमाग में? शेखावत मैंशन। जश्न अंशिका का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़ा था और सीढ़ियों पर खड़ी अति उन दोनों की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसे अपने दिल में दर्द उठता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जश्न को तो जैसे उसकी आंखों में आंसू दिखाई देना बंद हो गए थे। वही अंशिका के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैयार रही थी। इस गृह प्रवेश का तो उसे कब से इंतजार था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। पर आज आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। उसकी नजर अति पर गई तो उसकी वो शातिर मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। दामिनी जी ने उनकी आरती उतारकर प्लेट सर्वेंट को दी और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता जश्न तुम्हारी लाइफ में ये सब क्या चल रहा है। तुमने मुझसे तुम दोनों की आरती उतारने के लिए कहा तो मैंने उतार दी, लेकिन अगर अति के होते हुए तुम अंशिका के साथ रहना चाहते हो तो ये गलत है। इससे तो बेहतर यही होगा कि तुम अति को डिवोर्स दे दो। जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं मॉम। आपको मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। जश्न की बात सुनकर दामिनी जी का मुंह बन गया, लेकिन वो जश्न के सामने कहाँ अपना मुंह खोल सकती थी। वही अंशुल और प्रकृति भी वहीं पर खड़े थे। अंशुल प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, काश तुम भी प्रेग्नेंट हो सकती। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया।
वहीं विशाखा अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, तो फाइनली अब तुम इस घर में आ ही गई। अंशिका मुस्कुराए और बोली, यस फाइनली और परमानेंट। विशाखा हंसी और बोली, ये तो अब वक्त बताएगा। इसके बारे में हमने सुना था कि वो जश्न भाई का जुनून है, जब उसके होते हुए तुम आ सकती हो, तो तुम्हारे होते हुए कोई और क्यों नहीं। जश्न विशाखा की बात पूरी होने से पहले बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ध्यान तुम्हारी स्टडी पर होना चाहिए? अगर स्टडीज में मन नहीं लग रहा तो बताओ, शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दें। विशाखा ने मुंह बनाया और तुरंत अपना सिर झुकाते हुए वहां से चली गई। दामिनी जी भी बोली, खैर तुम लोगों को जो करना है तुम करो, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, उम्मीद करती हूँ कि अगर ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो अब तुम इससे शादी करोगे। बिना शादी के बच्चा इस शेखावत मैंशन में पहले तो कभी नहीं हुआ, उम्मीद है आगे बिना हो। जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, एक ही बात मैं आपको कितनी बार कहूँ, आपको मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है मॉम, आपने मेरे कहने पर आरती उतारी, अब आपका काम खत्म हो गया, आप यहाँ से जा सकती हैं। दामिनी जी अपनी इंसल्ट सुनकर गुस्से में थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। गुस्से से तिलमिलाते हुए वो अंदर की तरफ चली गई, लेकिन अंदर आते ही विशाखा जब उन पर हंसने लगी तो दामिनी जी ने साइड में रखा हुआ कांच का वास उठाया और जोर से नीचे जमीन पर फेंकते हुए बोली, चली जाओ यहाँ से, वरना उस जश्न का तो पता नहीं, लेकिन अपने हाथों से मैं तुम्हारा ही मर्डर कर दूंगी। विशाखा मुस्कुराई और बोली, आप तो एक लड़की को इस घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी मॉम, अब तो दो दो आ गई, अब आप क्या करेंगे। अब तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे शेखावत मैंशन से जाने के दिन आने वाले हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चली गई। जश्न पर उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता था, लेकिन वो जानती थी वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा दामिनी जी को आग लगाती थी ताकि दामिनी जी कुछ करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दामिनी जी को हो, और अगर दामिनी जी का तीर तुक्का बनकर चल गया तो मजे तो उसके होंगे। उसकी बात सुनकर दामिनी जी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी गुस्से से कांप रही थी। वो पहले ही गुस्से से भरी हुई थी और ऊपर से अब विशाखा की बातों ने उनके अंदर और भी ज्यादा जहर भर दिया था। वहीं अब जश्न अंशिका का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आया और सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अति पर गई। अति उन दोनों को देखते हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था जश्न जी। तब मुझे एक पल के लिए लगा शायद मैं जो सोच रही हूँ वो सही नहीं है, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए। अंशिका ने तो पहले भी बहुत कुछ किया है, शायद अभी उसका कोई प्लान हो, लेकिन नहीं, अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। अति की बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, और कुछ कहना है या बस इतना ही। अति का दिल और भी ज्यादा टूटने लगा। अंशिका अति की तरफ देखते हुए बोली, जब मेरी शादी मिस्टर शेखावत से होने वाली थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन तुमने मुझे उनकी जिंदगी से निकालकर खुद उनसे शादी कर ली, तब एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ वही हुआ है जो तुम डिजर्व करती हो। अति उसकी बात सुनकर जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मैं जबरदस्ती किसी की जिंदगी में नहीं आई थी, वो लोग थे जो मुझे पहले अपनी जिंदगी में लेकर आए और फिर अचानक से वो किसी और के हो गए। ये बोलते हुए उसकी आवाज में एक तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। जश्न अंशिका का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है तो मुझे थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर जाना होगा, तब तक तुम रेस्ट कर लेना। ये बोलकर वो उसे आगे की तरफ ले गया और अति बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो जश्न अंशिका को लेकर अपने और अति के रूम में गया था। अब तो अति को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बस यही देखना बाकी रह गया था, क्यों किया आपने जश्न जी ऐसा। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही चुके थे, अंशिका और आपका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था, तो क्यों आपने मेरी जिंदगी खराब की, क्यों आपने मुझसे शादी की, क्यों मुझे बर्बाद किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जश्न जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बह रहे थे, जिन्हें वो साफ करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। तभी प्रकृति उसके पास आई और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता जश्न जी तुम्हें धोखा दे सकते हैं अति, मुझे दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जश्न जी की आंखों में तुम्हारे प्यार की दुनिया देखी है। जब वो तुम्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया उनके सामने है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे लिए जुनून मुझे उनकी आंखों में नजर आता है। मेरा दिल नहीं कहता कि वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। प्रकृति की बात सुनकर अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। भले ही उसे शेखावत मैंशन रहते हुए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन आज तक उसकी और प्रकृति की बात नहीं हुई थी।
ना ही उसने अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की और प्रकृति तो हमेशा चुपचाप रहती थी। प्रकृति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, प्लीज रोना बंद करो। भाभी नहीं कहूंगी तुम्हें क्योंकि तुम बहुत छोटी सी हो, तुम्हें भाभी रहती हूं तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूं अति। जिस तरह से तुमने इस रिश्ते को संभाला है सच में बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। अति रोते हुए बोली, कोई तारीफ नहीं चाहिए मुझे, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, पहले माँ बाबा चले गए फिर भाई चले गए। उनके मर्डर का पता लगाने के लिए मैं मुंबई आई थी तो ठाकुर फैमिली ने अपने पास जगह दी। मुझे नहीं पता कब जश्न जी ने मुझे देखा और उनका मुझसे शादी करने का मन किया, लेकिन अगर उन्हें प्यार मुझसे हुआ तो वो अंशिका के साथ अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो कैसे उसके करीब जा सकते हैं। मुझे तो वो हमेशा यही कहते हैं कि वो किसी और का हाथ भी मुझ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाथ तो छोड़ो नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो खुद किसी और के साथ इस तरह से। ये बोलते हुए वो चुप हो गई। प्रकृति उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, जो तुम्हारे सामने है क्या तुम्हें सच लगता है। ये बोलकर उसने अति का हाथ छोड़ दिया और वहां से चली गई। अति ने उसकी बात सुनी लेकिन उसने ना ही अपना हाथ अपने सीने पर रखा और ना ही कुछ सोचा। जश्न और अंशिका का हाथ एक दूसरे के हाथ में अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो खुद से बोली, आपको क्या लगता है जश्न जी कि आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे यहाँ पर आपके साथ रहना ही नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर अब वो बाकी की सीढ़ियां उतर गई और बाहर की तरफ जाने लगी। बाहर वो जैसे ही दरवाजे पर आए, उसने गार्ड को कहा, दरवाजा खोलो। गार्ड तुरंत बोला, सॉरी मेम साहब, लेकिन हमें ऑर्डर है कि ये दरवाजा तभी खोला जाए जब बड़े साहब ऑर्डर करें, इसके अलावा ये दरवाजा नहीं खुल सकता। अति गुस्से से बोली, ऐसे कैसे नहीं खुल सकता? मैंने कहा ना ये दरवाजा खोलो, मतलब खोलो। ये बोलकर वो खुद दरवाजा खींचने लगी थी, लेकिन वो दरवाजा बहुत बड़ा था। इतना तो अति में जोर भी नहीं था जितना वो लगाने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसने दरवाजे को बहुत ज्यादा जोर से खींचा तो वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गई, लेकिन वो नीचे जमीन पर गिरती उससे पहले किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था और वो शख्स कोई और नहीं जश्न था। अति ने जैसे ही उसे देखा वो उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी बाहों में झूलते हुए उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब बॉडी में इतना जोर है नहीं तो लगा क्यों रही हो बेबी डॉल। उसके मुंह से अपने लिए बेबी डॉल सुनकर अति अचानक से होश में आई और अगले ही पल उसने जश्न को जोर से धक्का दिया, लेकिन जश्न का कहाँ कुछ बिगड़ता वाला था, बस अति ही अपनी जगह पर हिलाकर रह गई। वो तुरंत अपनी जगह से ऊपर की तरफ सीधी हुई और जश्न की तरफ देखते बोली, छोड़िए मुझे। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। जश्न मुस्कुराया और उसके करीब होकर बोला, नहीं छोड़ूंगा, आगे बताओ। अति गुस्से से बोली, क्यों नहीं छोड़ेंगे आप होते कौन है मुझे अपने पास रखने वाले? अभी इसी वक्त इन गार्ड्स को कहिए कि ये दरवाजा खोले, मुझे यहां से जाना है। जश्न ने एक नजर गार्ड्स की तरफ देखा और बोला, तुम लोगों को दरवाजा खोलना है क्या? वो गार्ड्स एकदम से हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। जश्न ने अब मुस्कुराते हुए अति की तरफ देखा और बोला, मैंने उनसे पूछा इन्हें दरवाजा खोलने या नहीं, लेकिन इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। अब मैं क्या करूं बेबी डॉल, अगर ये खुद दरवाजा नहीं खोलना चाहते तो? अति गुस्से से बोली, चुप हो जाए जश्न जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं आपका दिमाग कितना चलता है, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये गार्ड्स आपके आदमी है, आपसे डरते हैं इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रहे, लेकिन अगर आप इन्हें कहेंगे तो ये दरवाजा खोल देंगे। जश्न हंसा और बोला, चलो ये भी करके देख लेते हैं। ये बोलकर अब उसने वापस गार्डों की तरफ देखा और बोला, दरवाजा खोल दो, लेकिन जश्न के कहने के बावजूद भी उन गार्ड्स ने दरवाजा नहीं खोला। अति अब और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वो वापस दरवाजे की तरफ आई और जोर जोर से दरवाजा खींचने लगी। कभी उसकी जंजीरों को खींचती तो कभी दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करती, लेकिन उसके लिए वो दरवाजा पर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। थक हार कर वो पीछे की तरफ कोई और वापस जश्न की तरफ देखने लगी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अंदर चलो। अति गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं बेशक से पूरी जिंदगी यहीं पर बैठी रहूं, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तारांकन। जश्न ने तुरंत पूछा, पक्का? अति ने गुस्से से कहा, पक्का? जश्न तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मर्जी है तुम्हारी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से अंदर की तरफ चला गया। अति बस उसे जाते देखती रह गई।
अब तक वो कहती थी कि उसे जश्न से दूर जाना है, तो जश्न उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता था। कभी उसे अपनी गोद में उठा लेता तो कभी अपनी बाहों में भर लेता, लेकिन आज वो उसे दरवाजे पर छोड़कर चला गया था। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वहीं दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हुए जश्न खुद से ही बोला, अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा बेबी डॉल, तुम खुद मेरे पास आओगी और इतना तो यकीन है मुझे मेरी बेबी डॉल पर कि वो जरूर आएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। अति अपनी जगह पर खड़ी अभी भी जश्न को देख रही थी। जश्न जब वापस पलटकर उसके पास नहीं आया, तो अब उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। सामने ही उसे एक चेयर दिखाई दी तो वो जाकर उसे चेयर पर बैठ गई, जिस पर पहले एक गार्ड बैठा था। तकरीबन आधा पौना घंटा वो इस चेयर पर बैठी रही। उसके पास उसका फोन भी नहीं था। वो अपना फोन भी जश्न और अंशिका के रूम में छोड़ आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो वहां पर बैठी बैठी अब करे तो करे क्या। तकरीबन आधा घंटा और बीता और अब अति के लिए वहां पर बैठना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। वहां पर बैठे बैठे उसे भूख भी लगने लगी थी और उसे वॉशरूम भी जाना था। अति ने सामने खड़े गार्ड की तरफ देखा और बोली, क्या यहाँ पर कोई वॉशरूम है? उस गार्ड ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं मेम साहब यहाँ तो नहीं है लेकिन बैकयार्ड एरिया में है, पर वो भी आपके मतलब का नहीं है, आप वहां पर नहीं जा सकती। बैकयार्ड एरिया का नाम सुनकर अति को आने लगा मंजूलिका का ख्याल। एक बार फिर से उसके दिमाग में घूमने लगा था। अब उसके पास वापस शेखावत मेंशन जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी जगह से उठी और अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर आते ही उसकी नजरें अपने रूम में गई, जहां पर फिलहाल जश्न अंशिका को लेकर क्या हुआ था। वो मुंह बनाते हुए बोली, उस रूम में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे रूम में चली जाऊंगी। ये बोलकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर दूसरे रूम में आ गई। उसने दरवाजा खोला। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे शायद रूम में कोई है, लेकिन मंजुलिका उसके आसपास होगी। ये सोचकर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस डरते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ, रूम का दरवाजा भी बंद हुआ और दरवाजे पर खड़े जश्न के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। शेखावत मैंशन। अति वॉशरूम के लिए मैंशन के अंदर आ चुकी थी और वो जश्न के रूम में ना जाकर किसी और रूम में आई थी। वो तो वॉशरूम में चली गई थी और अब रूम का दरवाजा भी बंद हुआ। जश्न दरवाजे पर खड़ा वॉशरूम की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अति ने वॉशरूम यूज किया और वॉश बेसिन पर खड़ी अपने हाथ धोने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और जश्न अंदर की तरफ आया। उसे अपने पीछे देखकर अति की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उसकी तरफ घूमी और बोली, आप यहाँ पर? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? अति गुस्से से बोली, नहीं आ सकते। जश्न ने झट से पूछा, क्यों? ये शेखावत मैंशन मेरा है, ये रूम शेखावत मैंशन का हिस्सा है। मैं जहां मर्जी जाऊं, जहां मर्जी आऊं, मेरी मर्जी। अति मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। आप बेशक से चाहे तो इस मैंशन की पानी की टंकी के ऊपर जाकर बैठ जाए, लेकिन आप इस वॉशरूम में नहीं आ सकते। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक मैं यहाँ पर हूँ। अति की बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और उसके बिल्कुल करीब आकर उसने अपने हाथ वॉश बेसिन पर रखे और फिर अति के चेहरे पर झुकते हुए बोला, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा रूम, मेरी मर्जी। अति तुरंत बोली, अच्छा अब मैं आपकी बीवी हो गई? बच्चा आपका किसी और के पेट में और बीवी आपकी मैं हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं बना आपकी बीवी। ये बोलकर उसने जश्न को धक्का दिया। जश्न हल्का सा पीछे की तरफ हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अति की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, बीवी तो मेरी तुम ही हो, बच्चे बेशक से जिसके मर्जी पेट में हो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। अति उसके चेहरे को हैरानी से देख रही थी। उसकी नजरें जश्न के चेहरे पर पूरी घूम रही थी और जश्न भी उसके चेहरे पर झुका हुआ था। वो उसके फड़फड़ाते हुए होठों को इंटेंसिटी से देखने लगा, तो अति ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। वो हड़बड़ा कर बोली, मुझे ऐसे मत देखिए। जश्न उसकी गर्दन पर झुका और बोला, क्यों, कुछ कुछ होता है क्या? अति ने जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, आपका ये कुछ कुछ मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे बस गुस्सा आता है आप पर। कैसे इंसान है आप? आपके होने वाले बच्चों की हो चुकी माँ आपके कमरे में बैठी है और आप मेरे साथ यहाँ पर ये सब। छोड़िए मुझे जश्न जी, मुझे अब आपके साथ कोई बात नहीं करनी, कोई रिश्ता नहीं रखना। ये बोलकर उसने जश्न का हाथ अपनी कमर से हटाया और तुरंत वॉशरूम से बाहर चली गई। बाहर आकर जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोलना चाहा, वो हैरान रह गई क्योंकि उससे वो रूम का दरवाजा खुला ही नहीं रहा था।
उसने तुरंत पलटकर जश्न की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि शेखावत मेंशन के दरवाजे भी उसकी मर्जी से बंद होते हैं और उसकी मर्जी से ही खुलते हैं। अति गुस्से से बोली, दरवाजा खोलिए जश्न जी, मुझे यहां से बाहर जाना है। जश्न उसके पास आया और बोला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अति तुरंत बोली, क्यों नहीं जाने देंगे? आप जाए अंशिका के पास जाकर उसका और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मेरे पास आप क्यों आए हैं? अति की बात पूरी होती उससे पहले जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा उठाया, तो अति के पैर जश्न के पैरों पर आ गए और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। जश्न अब उसे बिस्तर की तरफ लेकर बढ़ने लगा और कुछ ही पल में उसने अति को बिस्तर पर पूरी तरह से लेट दिया था और खुद उसके ऊपर झुक चुका था। अति गहरी गहरी सांस लेते हुए उसके नीचे लेटी हुई थी। उसने अपने हाथ जश्न के सीने पर रखे और बोली, ये गलत है जश्न जी, आप एक साथ, हम दोनों के साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने उसके नाजुक से हाथों को अपने सीने से हटाया और बिस्तर पर लगाकर उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला, मैंने कहा ना जश्न सिंह शेखावत हूं मैं, और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और फिलहाल मेरा मन तुम्हें प्यार करने का हो रहा है। उसकी बातों ने तो जैसे अब अति के रोंगटे ही खड़े कर दिए। उसकी बुरी हालत होने लगी थी। जश्न के होंठ उसे अपनी गर्दन पर चलते हुए महसूस होने लगे और वो सहने लगी। उसका रोम रोम जैसे जश्न के छूने भर से ही जैसे हलचल सी महसूस करने लगा था। जश्न उसकी गर्दन पर हल्का हल्का चूम रहा था और अति उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो धीमे से बोली, मेरे हाथ छोड़िए जश्न जी, मुझे दर्द हो रहा है। जश्न ने एक गहरी सांस लेकर अपने होंठ उसकी गर्दन से हटाए और फिर उसके चेहरे को इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, अब मुझे रोकोगी? अति उसके सवाल का कोई जवाब देगी नहीं पाए। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जश्न ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसकी कमर को सहलाने लगा। जैसे ही अति को अपने हाथ छूटते हुए महसूस हुई, उसने राहत की एक सांस ली और एक बार फिर से उसके हाथ जश्न के कंधों पर आ गए, लेकिन इस बार वो उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी। जश्न वापस उसके गर्दन पर झुका और उसके कंधों पर चूमने लगा। वो धीरे धीरे उसे किस करते हुए उसकी क्लीवेज तक आया और फिर उसे हल्का हल्का लव बाइट देने लगा। अति की सिसकियां निकलने लगी थी। एक तरफ उसे जश्न के होंठ अपने क्लीवेज पर महसूस हो रहे थे, तो दूसरी तरफ उसका हाथ अति की कमर पर कुछ इस कदर चल रहा था कि अति के पूरे तन बदन में एक कट सा दौड़ रहा था। वो अपने हाथों को हल्का सा अब ऊपर की तरफ लेकर आया और उसकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा। अति ने अचानक से ही जोर से सिसकी भारी। जश्न जिस तरह से उसकी बॉडी को हल्का हल्का प्रेस कर रहा था, उसे काफी दर्द हो रहा था। उसका नाजुक सा बदन अभी उस दर्द को सहने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं था। वो धीमी लेकिन थोड़ी मदहोशी भरी आवाज में बोली, जश्न जी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बेहद सिडिक्टिव वॉइस में बोला, कहो ना बेबी डॉल। अति उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही अचानक से दरवाजा जोरों से बजने लगा। दरवाजे की आवाज सुनकर अति तुरंत होश में आई और उसने झट से अपने कपड़ों को ठीक किया और जश्न को धक्का देकर खुद से हटा दिया। जश्न हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मिस्टर शेखावत, क्या आप इस रूम में हैं? मुझे अभी अभी एक सर्वेंट ने बताया कि आप इस रूम में हैं। प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे जानना है कि कहीं आप उस अति के साथ तो नहीं है, कहीं आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? अंशिका की आवाज सुनकर अति ने हैरानी से जश्न की तरफ देखा। उसकी सांस फूलने लगी थी। वो अपने ही पति के साथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। वो जश्न की तरफ देखते बोली, जाइए आप दरवाजा खोलिए और अंशिका को संभालिए। जश्न मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं कैसे जाऊं? अगर वो मुझे यहाँ पर देखेगी तो मुझसे नाराज हो जाएगी। अति गुस्से से बोली, क्या वो आपसे नाराज हो जाएगी? आपको उसकी नाराजगी की पड़ी है, लेकिन मेरा कुछ नहीं। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ ताकि वो मेरे बाल खींच ले। आपको पता भी है, जब कोई भी लड़की अपने बच्चों के होने वाले बाप को, नहीं, एक मिनट, कुछ गलत बोला मैंने, होने वाले बाप को नहीं, बल्कि होने वाले बच्चों के बाप को किसी और के साथ देखे तो उसे कितना गुस्सा आता है। अगर उसने मेरे बाल खींच लिए तो? जश्न तुरंत बोला, लेकिन मैं दरवाजा खोलने नहीं जाऊंगा। अगर उसने मेरे बाल नोच लिए तो? अति गुस्से से बोली, आप जाकर दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं? जश्न तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, बेशक से दरवाजा टूट जाए। अति फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, कितने मतलबी इंसान है आप। अभी आप बेड पर मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर रहे थे, और अब देखिए कैसे आप अंशिका से डरने लगे। अगर इतना ही डर लगता है आपको उससे तो
फिर मेरे करीब क्यों आते हैं? जश्न मुस्कुरा कर बोला, मजा आता है। अति दांत पीसते हुए बोली, आपके मजे की ऐसी की तैसी, अब अगर आप मेरे पास भी आए ना तो मैं आपको छोड़ेगी नहीं। और रही बात अंशिका की तो अगर वो देखती है तो देख ले, वो मेरे बाल खींचेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी उससे टकला करवा दूंगी। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो दरवाजे के पास आ तो गई थी, लेकिन अब उसे दरवाजा खोलने में डर लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे पर अपना हाथ रखा। पहले दरवाजा खुला नहीं रहा था, लेकिन अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक से दरवाजा खुला भी गया। वो हैरान रह गई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भी बड़ी हो गई, क्योंकि पीछे जश्न खड़ा ही नहीं था। दरवाजे पर दामिनी जी और विशाखा के साथ अंशिका खड़ी थी। अंशिका तुरंत अंदर की तरफ आई और बोली, मिस्टर शेखावत कहाँ है? अति ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। उसके खुद के होश उड़े हुए थे, क्योंकि उसे नहीं पता था जश्न कहाँ गया। वो इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी। जब उसकी नजरें सामने पर्दे की तरफ गई, तो अंशिका उसकी नजरों को महसूस कर बोली, ओ तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। मतलब मेरा शक सही था। मिस्टर शेखावत मुझे धोखा दे रहे हैं। तुमने उन्हें पर्दों के पीछे छुपा दिया, लेकिन अब उन्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आ चुका है कि वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। वो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो तो मेरा मजाक ही बना रहे हैं। ये बोलकर वो पर्दों की तरफ बढ़ गई। अति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। एक बार फिर से वो अंशिका के सामने उसकी गुनहगार साबित हो जाती है, अगर वो पर्दे उठा देती तो। दामिनी जी गुस्से से बोली, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कौन किसके साथ रहना चाहता है, कौन किसके बच्चे की मां बनने वाली है, और किसकी शादी को एक्सेप्ट करना है और किसकी शादी की तैयारी करनी है। अति ने एक नज़र दामिनी जी की तरफ भी देखा। अंशिका ने तुरंत पर्दा ऊपर उठाया, लेकिन पर्दे के पीछे उसे जश्न नहीं मिला। अति ने राहत की एक सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो सांस जैसे भारी होने लगी, क्योंकि दूसरी तरफ क्लोजेट था और उस क्लोजेट के पीछे जश्न के शूज नजर आ रहे थे। इस वक्त अंशिका की नज़र भी जश्न के शूज की तरफ गई। उसने अब तुरंत क्लोजेट के पीछे की तरफ देखा, लेकिन वहां से भी जश्न गायब था। अंशिका अब वापस अति के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मिस्टर शेखावत कहाँ है? अति खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जश्न गया तो गया कहाँ। तभी अचानक से विशाखा बोली, कहीं भाई वॉशरूम में तो नहीं? वॉशरूम का जिक्र सुनकर अब अंशिका ने तुरंत अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए थे। अति का दिल एक बार फिर से डरने लगा। वो अंशिका को रोकते हुए बोली, जश्न जी वॉशरूम में नहीं है, तुम गलत शक कर रही हो अंशिका, वो तो यहाँ पर आए ही नहीं। अंशिका ने गुस्से से कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अभी पता चल जाएगा कि वो यहाँ पर आए हैं या नहीं। एक बार फिर से तुम मेरी दुनिया बर्बाद करना चाहती हो ना अति? लेकिन इस बार अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वॉशरूम में आते ही वो चौंक गई। शेखावत मैंशन अंशिका जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाने लगी, अति ने उसे रोकने की कोशिश की। अगर जश्न बाहर कहीं नहीं था तो कन्फर्म था कि वो वॉशरूम के अंदर ही होगा। अति नहीं चाहती थी कि अंशिका जश्न को देखे, इसीलिए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अंशिका ने जब पलटकर उसे घूर कर देखा तो अति भी चुप हो गई। वो तो अब बस यही दुआ कर रही थी कि कहीं से मंजूलिका आ जाए और जश्न को गायब कर दे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था। अंशिका वॉशरूम के अंदर आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो हैरान रह गई, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था। वो गुस्से से बोली, आखिर मिस्टर शेखावत गए तो गए कहाँ पर? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो इसी रूम में आए थे। पहले तुम इस रूम में आए और फिर मिस्टर शेखावत। मुझे एक सर्वेंट में बताया था तुम दोनों के बारे में, तो वो ऐसे कैसे हवा में गायब हो सकते हैं? अति तुरंत वॉशरूम के अंदर आई और इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगी। जब उसे जश्न कहीं नहीं नजर आया तो वो खुद से ही बोली, कहीं सच में मंजूलिका ने जश्न जी को गायब तो नहीं कर दिया? उसकी बड़बड़ाने की आवाज सुनकर अंशिका तुरंत बोली, क्या बोल रही हो तुम? अति बड़बड़ा कर बोली, कुछ कुछ भी नहीं। मैं तो पहले ही कह चुकी हूं तुमसे कि जश्न जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मान ही नहीं रही थी। अब खुद देख लो, जब मैंने एक बार बोल दिया कि जश्न जी यहाँ पर नहीं है तो मतलब नहीं है। अब अगर तुम कहो तो यहाँ के पत्थर भी खुदवा लो, ये बेड खोल कर देख लो कहीं इसमें ना हो। ये क्लोजेट खोल कर देख लो, कहीं वो क्लोजेट में फिट होकर ना बैठ गए हो। ये टीवी की स्क्रीन, इसे हटाकर इसके पीछे देख लो, कहीं वो दीवार से ना चिपक गए हो। या फिर ये पंखा, पंखे को भी देख लो, कहीं वो पंखे के ऊपर ना चढ़कर बैठ गए हो।
उसकी बातें सुनकर अंशिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, चुप, बकवास बंद करो अपनी। अति तुरंत बोली, अच्छा अब तुम अपने मिस्टर शेखावत को तो कंट्रोल में करोगी, मेरी जुबान को भी कंट्रोल करना चाहती हो क्या तुम? जब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है तो चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम्हारी वजह से मेरे पेट में गुड़ गुड़ हो रही है। मुझे वॉशरूम जाना है। अब या तो तुम यहाँ से जाओ या फिर मैं किसी और रूम में जाऊं? अंशिका अपनी मुठियां कसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर इस बार तुमने मुझसे मेरे मिस्टर शेखावत को छीनने की कोशिश की ना तो देखना, इस बार मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। ये बोलकर वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चल गई और दामिनी जी अति की तरफ देखती रही। उन्हें भी कन्फर्म था कि जश्न जरूर इस रूम में आया था, लेकिन हवा में तो वो गायब होने से रहा। वो भी विशाखा को लेकर वहां से चली गई। उनका बड़बड़ाना भी अति को साफ सुनाई दे रहा था। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा बंद किया और तुरंत बोली, मंजूलिका प्लीज तुम जो मर्जी करो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगी, 200 लड्डू चढ़ाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम जश्न जी को खा मत जाना। बेशक से वो थोड़े सटके हुए हैं लेकिन अच्छे इंसान है, प्लीज तुम उन्हें अपने मुंह से वापस निकाल दो। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही वहां पर अलमारी के खुलने की आवाज आई। उसने सामने की तरफ देखा जहां पर क्लोजेट में कांच लगा हुआ था जो कि मिरर का काम करता था, लेकिन वो मिरर नहीं था बल्कि एक छोटी सी दीवार थी जो खुल रही थी। अति तुरंत आगे की तरफ आई। जश्न उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या कह रही थी तुम मेरे बारे में कि मैं अच्छा इंसान हूं? अति ने जश्न की बात सुनी लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो तो उस कांच के दूसरी तरफ देखने में बिजी थी। उसका बस नहीं चल रहा था वरना वो अंदर ही घुस जाती। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, अंदर देखना चाहती हो कि क्या है? अति तुरंत बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर अंदर मंजूलिका हुई तो? जश्न मुस्कुराया और बोला, मंजूलिका का तो पता नहीं लेकिन अंदर जो है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये बोलकर उसने अति का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले गया। अंदर आते ही अति की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा लाइट थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो बहुत ज्यादा चौंक गई। अंदर एक लग्जरियस रूम बना हुआ था। सामने की तरफ बेड था तो उसकी दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वुडन रैक बना हुआ था जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। सामने ही टेबल और एक लग्जरियस सोफा था। तभी अचानक ही अति की धड़कन स्किप होने लगी क्योंकि उसकी नजरें अब उस रूम की दीवारों पर थी जहां पर उसकी बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। एक से बढ़कर एक, किसी पिक्चर में वो मुस्कुरा रही थी तो किसी में खिलखिला कर हंस रही थी, किसी में मुंह बना रही थी तो किसी में गुस्सा दिखा रही थी। उन सारी पिक्चर्स को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो सारी पिक्चर्स किसने कब क्लिक की। उसने जश्न की तरफ देखा। जश्न मुस्कुराया और बोला, ये मेरा फेवरेट रूम है, जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर आकर फील कर लेता था। अति उसकी बात सुनकर चौंक गई। जश्न उसकी कलाई पकड़कर बोला, एक और चीज दिखाऊं? अति ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अगले ही पल जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर गया जहां पर बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी लेकिन उस पर एक सफेद कलर का कपड़ा डाला हुआ था जिससे वो पेंटिंग छुप चुकी थी। लेकिन अब जश्न ने उस पेंटिंग से वो कपड़ा हटा दिया तो अति और भी ज्यादा चौंक गई। वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि अति की थी जिसमें वो एक बलून के साथ खेल रही थी और वो बलून बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था। वो उस बलून को अपने होठों से चूम रही थी। अति ने अपना दूसरा हाथ उस पेंटिंग पर रखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब उसने अपनी नजरें जश्न की तरफ उठाई। जश्न मुस्कुराया और बोला, ये पेंटिंग मैंने अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारी ये पिक्चर मेरी मोस्ट फेवरेट है। इसे तो ना जाने दिन में कितनी बार देखता हूं मैं। तुम्हें पता है मेरे फोन पर वॉलपेपर भी यही लगी है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। अति ने कभी जश्न के फोन को ध्यान से नहीं देखा था इसीलिए उसे इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं था कि जश्न के फोन पर उसकी पिक्चर लगी हुई है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे सच में इतना प्यार? उसकी बात सुनकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके बिल्कुल करीब हो गया। उसने अपना हाथ अति के सिर के पीछे रखा और बोला, प्यार? प्यार शब्द का मतलब मैं नहीं जानता बेबी डॉल, तुम पागलपन हो मेरा। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर लगातार झुक रहा था और अगले ही पल उसने अपने और अति के होठों की दूरियां मिटा दी। वो उसे पैशनेटली चूमने लगा था और अति का दिल भी धक्सा रह गया। उसके हाथ जश्न के कंधों पर कस गए थे और वो अपने हाथ धीरे धीरे अब उसकी पीठ की तरफ लेकर जा रही थी। जश्न भी इंटेंसिटी के साथ उसे किस करता रहा और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ डालकर उसे बिस्तर की तरफ लेकर बढ़ने लगा।
अति उस किस में इतना ज्यादा खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब जश्न उसे बिस्तर पर ले आया। उसने अति को बिस्तर पर लेटाया और उसे और भी ज्यादा डीपली किस करने लगा। उसे बिस्तर पर लाते हुए और बिस्तर पर लेटाते हुए एक पल के लिए भी जश्न ने उसके होठों को नहीं छोड़ा था। अति की सांसें रुकने लगी। उसने अपने हाथ एक बार फिर से जश्न के सीने पर रखे और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसे अपनी सांस नॉर्मल करनी थी, लेकिन जश्न उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो लगातार उसके होठों पर हावी होता रहा और जब तक अति के होठ थोड़े उभर नहीं गए तब तक उसने अति के होठों को नहीं छोड़ा। अति जब उससे आजाद हुई तो गहरी गहरी सांस लेने लगी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम ठीक तो हो? अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, जान लेने का इरादा है क्या? जश्न ने तुरंत उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी जान नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे लिए किसी की भी जान ले सकता हूं। उसका पागलपन देखकर अति चौंक रही थी। अगले ही पल उसने जश्न को धक्का देकर खुद से अलग किया और बोली, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बड़े आए मुझे अपना पागलपन बताने वाले। अगर इतना ही प्यार होता मुझसे तो किसी और के करीब नहीं जाते। जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है मैं किसी और के करीब गया? पागलपन तो मेरा है ना, तुम्हारा तो नहीं। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अति ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे जश्न पर गुस्सा आ रहा था। वो जो जश्न से सुनना चाहती थी, जश्न वो चीज तो उसे बोल ही नहीं रहा था। वो तुरंत बोली, मैं यहां से जा रही हूं। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कहाँ जाओगी? अति गुस्से से बोली, जहनुम में। जश्न हंस और बोला, वहां पर तो मंजूलिका ऑलरेडी है। तुम कहो तो तुम्हें कहीं और ले चलूं? अति ने एक बार फिर से पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, फिलहाल तो कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। आपको आपका होने वाला बच्चा मुबारक हो। ये बोलकर वो तुरंत उस कांच की दीवार को खोलते हुए उस रूम से बाहर निकली और आकर दूसरे बिस्तर पर लेट गई। उसे भूख लगी थी, लेकिन जश्न को नाराजगी दिखाना भी जरूरी था, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। लेकिन जश्न भी कहाँ उसे आसानी से छोड़ने वाला था। वो उसके पीछे आया और आकर उसकी बगल में लेट गया। उसने अति को सरका कर अपनी तरफ किया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। अति के रोंगटे एक बार फिर से खड़े होने लगे। शेखावत मेंशन जश्न और अति दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। अति जश्न के मुंह से ये सुनना चाहती थी कि वो अंशिका के होने वाले बच्चे का बाप नहीं है, लेकिन जश्न ये बोलने को तैयार नहीं था, इसीलिए उन दोनों के बीच नाराजगी चल रही थी। वो दोनों बिस्तर पर लेटे तो हुए थे, लेकिन अति उससे दूर जाना चाहती थी, पर जश्न ने उसे अपनी तरफ सरका लिया था और उसकी पीठ को सहलाने लगा था। अति उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे। जश्न तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। अति गुस्से से बोली, क्यों? जाइए आप अपनी अंशिका के पास, उसे प्यार कीजिए। मेरे पास क्या है? अति की बात सुनकर जश्न ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी गर्दन और फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हुए बोला, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। अति उसकी बातों का मतलब समझकर तुरंत बोली, क्या क्या मतलब है आपका? जश्न उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, जैसे तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाहता हूं। अति उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोली, मुझे नहीं सुननी आपकी फालतू की बातें। जश्न अगले ही पल अपनी जगह से उठकर उसके ऊपर झुका और बोला, ठीक है, बातें मत सुनो, जो करना चाहता हूं वो करने दो। अति उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या करना है आपको? जश्न उसके चेहरे पर झुका और बोला, वो भी तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें पता है रात को मुझे क्या चाहिए होता है? अति ने उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखा और बोली, अब ये मत कहिएगा कि मंजूलिका चाहती है मैं आपसे प्यार करूं। जश्न मुस्कुराया और बोला, नहीं, आज मंजूलिका ने मुझे नहीं भेजा, आज तो खुद ये जश्न सिंह शेखावत तुम्हें प्यार करने आया है। ये बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा। अति एकदम से सिहर उठी। उसके हाथ तुरंत जश्न के कंधे पर आ गए थे। वो हल्का सा उसके कंधों को दबा बैठी तो जश्न तुरंत ऊपर की तरफ उठा और बोला, मतलब प्यार करने के लिए तो तुम भी तड़प रही थी? अति एकदम से चौंक गई और तुरंत अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। जश्न मुस्कुराया और बोला, रहने दो बेबी डॉल, तुम्हारी हर हरकत को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम भी प्यार करना चाहती हो, मैं भी प्यार करना चाहता हूँ। दोनों इतना प्यार करेंगे कि प्यार की हर हद टूट जाएगी। ये बोलकर वो एक बार फिर से उसकी गर्दन को चूमने लगा और उसकी बात सुनकर ही अति के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी जगह पर लेटी लेटी जैसे एकदम से फ्रिज हो गई थी। उसके हाथ अब जश्न के कंधों से हट चुके थे और उसने बेडशीट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया था।
उसकी गहरी सांसें वहां पूरे कमरे में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने लगी थी। जश्न ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसके कपड़ों को टटोलते हुए अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। अति ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। जश्न ने उसे गहरी नजरों से देखा। पता नहीं उसकी नजरों में ऐसा क्या था कि अति अंदर तक डर गई और उसने तुरंत अपना हाथ जश्न के हाथ से हटा लिया। अगले ही पर जश्न के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोला, वेरी स्मार्ट। अति उसकी बात सुनकर होश में आए और बोली, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए जश्न जी। आप अब अंशिका के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। मेरा मतलब है अंशिका आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो आप प्लीज। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसके कपड़ों के फटने की आवाज आए। उस आवाज को सुनकर ही अति एकदम से चौंक गई थी। उसने तुरंत अपना हाथ अपने सीने पर रखा। जश्न ने अपनी शर्ट उतारकर भी साइड में फेंक दी और फिर अति के सीने की तरफ नजरें डालते हुए बोला, और कुछ कहना चाहती हो तुम? अति ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। जश्न उसके सीने की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अपना हाथ हटाओ। अति का गला सूखने लगा। वो कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, मुझे शर्म। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने उसकी नाजुक सी कलाइयों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें नीचे तकिए पर लगाते हुए बोला, चलो आ जाओ, तुम्हें बेशर्म बनाऊं। ये बोलकर उसने अपने होठों को उसके नाजुक से बदन पर रख दिया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। अति की सिसकियां निकलने लगी। उसने अपने होठों को कसकर अपने दांतों में दबा लिया। उसे पेन महसूस हो रहा था। जश्न बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था। अति ने तुरंत अपनी मुलायम सी कलाइयों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कहाँ वो नाजुक सी और कहाँ जश्न एकदम बीस्ट अवतार में जो पूरी तरह से उसे खाने में लगा हुआ था। अति कुछ कर भी नहीं पाई, बस दर्द से सिसकती रह गई। जश्न उसके पूरे बदन को लाल करने में लगा हुआ था। उसके सीने को चूमते हुए वो उसके पेट की तरफ बढ़ चुका था और उसके पेट पर भी हल्का हल्का बाइट कर रहा था, और फिर जब अति दर्द से आह भरती तो उस वाइट वाली जगह पर वो उसे प्यार से चूमने लगता। अति को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे प्यार कर रहा है या फिर टॉर्चर। जब वो पूरी तरह से पागल होने लगी तो उसने एक झटके से अपने हाथों को जश्न से छुड़ाया और तुरंत ऊपर की तरफ उठ गई, जिससे जश्न का चेहरा भी ऊपर हो गया। जश्न अपने होठों को लिक करते हुए उसकी तरफ देखने लगा और अति गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जश्न ने अगले ही पल उसे वापस बिस्तर पर लेटाया और बोला, क्या हुआ? अति दर्द से तड़पते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप जश्न जी? बुरा हाल कर दिया आपने मेरा। ये बोलते हुए उसकी आवाज बड़ी ही शिकायत भरी और बड़ी ही मासूमियत भरी थी। जश्न तुरंत बोला, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं बेबी डॉल, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अति ने तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ मारा और बोली, मुझे मुझे कुछ नहीं करना। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नींद आई है। जश्न उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराया और बोला, सच में? अति ने बड़ी ही क्यूटली अपना सर हाँ में हिलाया। जश्न ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अच्छा ठीक है, तो आराम से सो जाओ, अब कुछ नहीं करूंगा मैं, तुम्हें जरा सा भी परेशान नहीं करूंगा। अति मासूमियत से बोली, पक्का? जश्न ने तुरंत कहा, पक्का। ये बोलकर उसने साइड में रखा हुआ ब्लैंकेट ऊपर की तरफ खींचा और अति को और खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया। अति कुछ पल तो उसे देखती रही, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में जश्न उसे सोने दे रहा है, लेकिन जब जश्न ने काफी देर तक उसे परेशान नहीं किया तो उसने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। जश्न उसे सोते हुए देख हल्का सा मुस्कुराया। उसे तो वैसे भी अपनी बेबी डॉल को परेशान करने का एक मौका चाहिए था, और वो मौका अब अगर खुद चलकर उसके पास आएगा तो भला वो उस मौके को कैसे ही अपने हाथों से जाने देगा। उसने अति के सोने के कुछ देर बाद बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया और फिर खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में सो चुके थे, और वहीं दूसरी तरफ अंशिका जो जश्न के कमरे में थी, वो गुस्से से कांप रही थी। वो जश्न को लगातार फोन कर रही थी, लेकिन जश्न का फोन लग ही नहीं रहा था। जश्न का फोन लगता भी कैसे, उसने अपने फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब लगाया हुआ था। भला वो अपनी बेबी डॉल के साथ हो और कोई उसे परेशान करे, ऐसा हो भी कैसे सकता था। अंशिका गुस्से से पागल हो रही थी। वो शेखावत मेंशन तो आ गई, लेकिन अभी तक उसे वो चीज हासिल नहीं हुई थी जो वो करना चाहती थी। वो किसी भी तरह बस जश्न के करीब जाना चाहती थी, ताकि जश्न और उसके बीच फिजिकल रिलेशन हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए जश्न को अपना बना ले। लेकिन जश्न तो उसके करीब ही नहीं आ रहा था। फिजिकल रिलेशन तो बना दूर की बात, अभी तक उन्होंने अकेले में 5 मिनट भी नहीं बिताए थे।
गुस्से से पागल होती हुई वो रात की तकरीबन 3-4 बजे तक यूं ही जागती रही और फिर थक हार कर सो गई। सुबह का वक्त तकरीबन 9 बजे अंशिका की आंखें खुली और उसे हलचल सी महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो उसकी नज़र सामने जश्न पर गई जो अपने क्लोजेट से कपड़े निकाल रहा था। अंशिका तुरंत बिस्तर से उठकर उसके पास आई और बोली, मिस्टर शेखावत, कल रात आप कहाँ थे? जश्न ने उसका सवाल सुनकर पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, बेबी डॉल के पास। उसके सवाल से अंशिका के होश उड़ गए। वो जश्न से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो गुस्से से बोली, क्या मतलब है आपका? जश्न कुछ कहता उससे पहले ही अति जो दरवाजे पर खड़ी थी और अंशिका को दिए जश्न के जवाब से बिल्कुल फ्रिज हो चुकी थी। वो तुरंत बोली, क्या क्या बोल रहे हैं आप जश्न की? कल रात आप मेरे साथ कहाँ थे? तुमने खुद देखा था ना अंशिका, तुम्हारे मिस्टर शेखावत मेरे साथ नहीं थे। ये बोलते हुए वो अब अंशिका की तरफ देख रही थी। उसकी हकलाहट ही बता रही थी कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अंशिका गुस्से से बोली, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे। तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? किसी ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्या? क्यों मुंह उठाकर यहाँ पर आए हो? अति धीमे से बोली सी, वो मेरे कपड़े यहाँ पर है। मेरा मतलब है पहले जश्न जी के साथ में रहती थी तो मेरे कपड़े क्लोजेट में है ना, इसीलिए। जश्न उसकी तरफ देखकर बोला, तो फिर अपने कपड़े लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? उसकी बात सुनकर अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसका मन तो कर रहा था कि जश्न का मुंह तोड़ दे। पूरी रात उसे परेशान करने के बाद अब वो उससे इस तरह से बात कर रहा था जैसे सच में उससे छुटकारा पाना चाहता हो। वो गुस्से से जश्न को देख रही थी और जश्न अंदर ही अंदर सोच रहा था कि उसकी बेबी डॉल का गुस्सा फूटे और वो बस अंशिका के सामने उसे किस करने लगे, लेकिन ऐसा होना कहाँ ही पॉसिबल था। अति धीमे से बोली, मैं अपने सारे कपड़े यहाँ से ले जाऊंगी, आप साइड हटिए वहां से। ये बोलकर उसने जश्न को लगभग से वहां से धक्का दिया। जश्न लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हो गया। ऐसा नहीं था कि अति के धक्का देने से वो पीछे हुआ, वो तो अति का हाथ अपने सीने पर महसूस कर आवारा आशिकों की तरह झूमने लगा था। अति क्लोजेट से अपने कपड़े निकालते हुए गुस्से से जश्न को घूर रही थी और जश्न अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, बेबी प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। वो एक्चुअली क्या है कि मैं तो देखना चाहता था कि तुम अति का नाम सुनकर कैसे रिएक्ट करोगी। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगी। तुम्हें पता है कल रात में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी, वो मुझे खुद से दूर जाने नहीं दे रही थी। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उसकी बात सुनते हुए अति की आंखें बड़ी हो गई। उसके सामने ही जश्न उसे चुड़ैल का नाम दे रहा था। एक मंजूलिका, दूसरी चुड़ैल और तीसरी अंशिका जो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। इस वक्त जश्न उसे भूतों का सरदार लग रहा था। वो और भी ज्यादा गुस्से से जश्न को देखने लगी थी। शेखावत मेंशन। अति जश्न को घूर कर देख रही थी क्योंकि वो उसे चुड़ैल कहकर बुला रहा था। जब उसने अंशिका से कहा कि कल रात को एक चुड़ैल ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो इसका मतलब चुड़ैल से नहीं बल्कि अति से था, क्योंकि कल रात को वो अति के साथ ही था और अति ने उसे अपनी बाहों में नहीं जकड़ा था बल्कि खुद जश्न ने उसे अपनी बाहों में कस रखा था। वो तो जश्न से दूर होना चाहती थी पर जश्न ने ही उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। गुस्से से मुंह बनाते हुए उसने अपने सारे कपड़े क्लोजेट में से लिए और उन्हें एक बैग में डालने लगी। तभी अचानक से अंशिका ने उसके सामने से वो बैग खींच लिया। वो सारे कपड़े नीचे जमीन पर गिरे। अति ने हैरानी से अंशिका की तरफ देखा। अंशिका व्यंग्य से बोली, तुम्हें किसने कहा कि ये सारे कपड़े तुम यहां से लेकर जा सकती हो? अति हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अंशिका तिरछा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम इतने महंगे कपड़े यहां से लेकर जाओ? ये एक ड्रेस लाखों की है और तुम ठहरी गवार और भिखारी कहीं की। जितने महंगे ये कपड़े हैं ना उतनी तो तुम्हें काउंटिंग भी नहीं आती होगी। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये सारे कपड़े तुम अपने साथ लेकर जाओगी? अति उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। अंशिका एक बार फिर से बोली, वैसे भी अब मिस्टर शेखावत पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो मेरे हैं तो उनसे जुड़ी चीजों पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप तुम यहां से चली जाओ, वरना ये कपड़े तो दूर जो तुमने अपने बदन पर पहने हुए ना वो भी उतरवा लूंगी और किसी सर्वेंट के कपड़े तुम्हें पहना दूंगी। उसकी बात सुनकर अति को बहुत बुरा लगा और ऊपर से जश्न का चुप रहना उसकी तकलीफ को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वो अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो मुझे तुमसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी ये बातें मेरी हर उम्मीद को पूरा कर रही है। तुम हमेशा से ही ऐसी रही हो अंशिका, ब्रांडेड कपड़ों को तवज्जो देने वाली।
पैसों को तवज्जो देने वाली, शायद इसीलिए तुम अपनी हर हद भी पार कर गई। तुम्हें मिस्टर शेखावत से नहीं, उनके रुतबे से प्यार है। ये तुम्हारी बातों से साफ झलकता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। ना ही मुझे जश्न जी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उनकी ये लाखों की ड्रेसेस में। ये बोलकर वो तुरंत उन कपड़ों पर पैर रखकर वहां से चली गई। जैसे ही उसने उन सारी ड्रेसेज पर पैर रखा, अंशिका ने गुस्से से मुठियां कस ली। जिन ड्रेस पर अति अपना पैर रख कर गई थी, वो सारी एक से बढ़कर एक थी, जिन्हें अंशिका अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वो सारी ड्रेस ब्रांड न्यू थी। उनके टैग अभी तक हटे नहीं थे, जिन पर अंशिका की नजर अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी। उसे यूं गुस्से में देखकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे बेबी डॉल ने एक बार तो प्रूफ कर दी इन ड्रेसेस पर अपना पैर रखकर कि उसके लिए ये सब चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती। अंशिका तुरंत बोली, तो आपको क्या लगता है मेरे लिए मैटर करती है? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर शेखावत, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। मेरे बच्चे को आपका नाम मिल जाए, इसके अलावा मैंने कभी किसी चीज के बारे में सोचा भी नहीं। जश्न तुरंत उसके पास आया और अगले ही पल उसने अंशिका के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, कितनी प्यारी हो तुम और उतनी ही प्यारी तुम्हारी बातें। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कैद कर लूं और फिर तुम्हारे पैरों तले बिछा दूं, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, इसीलिए आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस भी नहीं ला सकता, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं। आई होप तुम्हें पसंद आए। अंशिका उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी जश्न ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और नीचे सर्वेंट को कॉल किया, तो सर्वेंट तुरंत कुछ कपड़ों को लेकर उनके रूम के बाहर आकर खड़ी हुई। वो सारे कपड़े एक बैग में थे। जश्न के इशारे पर उस सर्वेंट ने अंदर जाकर वो सारे कपड़े सामने टेबल पर खोलकर रख दिए, तो अंशिका हैरान रह गई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी थर्ड क्लास दुकान से वो सारे कपड़े खरीदे गए हो। ज्यादा से ज्यादा एक ड्रेस की कीमत 200-400 होगी, इससे ज्यादा नहीं। उन कपड़ों को देखते हुए अंशिका का मुंह बन चुका था। वो तुरंत बोली, ये कपड़े आपने मेरे लिए मंगवाए हैं? सीरियसली मिस्टर शेखावत, आप जानते भी हैं ये कपड़े कितने घटिया हैं? जश्न मुंह बनाकर बोला, तुम्हें ये कपड़े घटिया लग रहे हैं? तुम जानती भी हो मैंने कितनी मुश्किल से ये कपड़े तुम्हारे लिए अरेंज किए हैं। तुम जानती हो ना, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है कि मेरा बिजनेस में लॉस चल रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए इस वक्त ब्रांडेड कपड़े नहीं ला सकता। पर कोई बात नहीं, अगर तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती तो कोई बात नहीं, मैं वापस भिजवा दूंगा। एक काम करते हैं, हम शेखावत मेंशन कॉल करते हैं, वहां पर तुम्हारे कपड़े होंगे। हम वो कपड़े। अंशिका उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, रहने दीजिए आप, मैं अपने कपड़े खुद अरेंज कर लूंगी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए अपना फोन लेकर वहां से बाहर की तरफ चली गई और जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तिरछा मुस्कुराया और बोला, अगर इस दुनिया में कोई है जिनके कदमों में जश्न सिंह शेखावत पूरी दुनिया को बिछा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बेबी डॉल है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं जो जश्न सिंह शेखावत से अपनी मर्जी का कुछ करवा सके। जश्न सिंह शेखावत सिर्फ अपनी बेबी डॉल की डिमांड्स पूरी करता है, दूसरों को तो वो सिर्फ बेइज्जती के लड्डू दे सकता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अति उस कमरे में वापस आ गई थी जहां पर कल रात वो जश्न के साथ थी। उसे शावर लेना था, इसीलिए वो अपने कपड़े लेने जश्न के कमरे में गई थी, लेकिन अब वो बिना कपड़ों के ही उस कमरे में वापस आ गई थी। लेकिन आते ही जब उसकी नज़र सामने बेड पर गई तो वो हैरान रह गई। वहां पर कुछ बॉक्स रखे हुए थे और साथ ही साथ कुछ बैग भी। अति उन बैग्स की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, ये बैग्स यहाँ पर कैसे आए और इनमें है क्या? ये बोलते हुए वो बिस्तर की तरफ आ गई थी। उसने एक एक कर उन बैग्स को खोलना शुरू किया तो उसमें सच में बहुत अच्छे कपड़े थे और सब के सब ब्रांडेड। बिल्कुल वैसे जैसे जश्न और अति के रूप में उसके क्लोजेट में टंगे हुए थे, बस डिजाइन्स अलग थे। साथ ही कुछ बॉक्स और भी थे, तो अब अति ने तुरंत उन बॉक्स को भी खोलना शुरू किया। उसमें उसके लिए ज्वेलरी और बाकी सब चीजें थी। नीचे की तरफ कुछ शूज और सैंडल भी पड़े थे। अति उन सब सामान की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, उसके सामने तो आप मुझे चुड़ैल कहते हैं और पीठ पीछे मेरे लिए परियों का सामान ला रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए आपका ये सामान। मन तो करता है इसे उठाऊं और आपके मुंह पर फेंक कर आऊं, लेकिन नहीं, जब आपने खुद से मुझे ये दिया नहीं तो मैं भी आपको ये वापस देने नहीं आऊंगी, वरना आप कहेंगे कि मैंने तो ये दिया ही नहीं। एक बार फिर से मेरी इंसल्ट कर देंगे, इसलिए ये यहीं पर पड़ा रहेगा, इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये बोलकर उसने तुरंत सारा सामान वापस साइड में कर दिया, लेकिन फिर वो खुद से ही बोली, पर अब मैं कपड़े कौन से पहनूंगी?
ये वाले तो ऑलरेडी इतने गंदे हो चुके हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़र खुद पर पहने हुए कपड़ों पर थी। वो बिस्तर पर रखे हुए कपड़ों की तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, एक काम करती हूँ, एक ड्रेस ले लेती हूँ। कौन सा किसी को पता चलेगा। ये बोलकर उसने तुरंत एक ड्रेस उठाई और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आए। वो तुरंत मिरर के सामने चली गई थी। इस वक्त उसने व्हाइट कलर की एक प्लेयर एंकल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, जो उस पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऑफ शोल्डर होने की वजह से उसके गोरे कंधे उस ड्रेस में से साफ दिखाई दे रहे थे। आती ने जल्दी से खुद को रेडी किया। उसे शेखावत मैंशन से बाहर जाना था। हालांकि उसका कॉलेज जाने का मन था, लेकिन जब जश्न ही उसके साथ नहीं था तो वो अब कॉलेज जाकर भी क्या करती। अगर कॉलेज वाले उसे ये कहकर भगा देते कि जश्न ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया तो इस डर से वो कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से रेडी होकर नीचे हाल में आई और सीधा शेखावत मैंशन से बाहर चली गई। जश्न जो खुद सीढ़ियों से उतर रहा था, जब उसकी नज़र बाहर जाती हुई अति पर गई तो वो हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने अपने फोन से एक मैसेज किसी को सेंड किया। वहीं दूसरी तरफ अति दरवाजे पर आई और गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, कल रात आपने मुझे यहां से नहीं जाने दिया, लेकिन अगर आज आप लोगों ने मुझे रोका तो अपना हिसाब लगा लीजिएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। आप लोग मुझे जबरदस्ती यहां पर। अभी वो बोल ही रही थी कि तुरंत गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया और उनमें से एक तुरंत बोला, आपको जहां जाना है आप वहां जा सकती हैं मैडम। उस गार्ड की बात सुनकर अति के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे तो लगा था कि गार्ड्स आज भी उसे नहीं जाने देंगे और वो मन में न जाने क्या क्या प्लान बनाकर आई थी, लेकिन अब जब गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ही गलती कर दी यहां पर आकर। अब वो सोच रही थी कि वो जाएगी तो जाएगी कहां, पर फिर मुंह बनाते हुए वो गेट से बाहर निकली और पैदल पैदल सड़क पर चलने लगी। उसके पास सिर्फ उसका फोन था। उसके अलावा नहीं उसके पास कुछ पैसे थे और नहीं कुछ ऐसा जिसे बेचकर भी वो थोड़ा बहुत मैनेज कर सके। वो पैदल सड़क पर चलते हुए बोली, वैसे तो बड़ा कहते हैं जश्न जी कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। खुद से दूर तो दूर की बात, तुम मेरी नजरों से दूर भी नहीं जा सकती। अब क्या हुआ? अब उन्होंने मुझे क्यों नहीं रोका? हाँ, अब वो मुझे क्यों रोकेंगे? अब तो उनके पास उनकी अंशिका है ना। सॉरी सॉरी, अंशिका नहीं उनकी चुड़ैल, क्योंकि लड़कियां तो है ही नहीं उनके लिए तो सब लड़कियां चुड़ैल है ना। ये बोलते हुए वो मुंह बना रही थी कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में ब्लैक बिजनेस सूट में एक शख्स बैठा था जो बहुत हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन अति ने उसे देखते हुए मुंह बनाया क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं खुद जश्न सिंह शेखावत था। अति उसे इग्नोर कर तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने गाड़ी वापस आगे की तरफ बढ़ा दी। एक बार फिर से अति के सामने जश्न की गाड़ी आई तो उसके कदम रुक गए। उसने गाड़ी के अंदर बैठे जश्न की तरफ देखा और फिर हल्का सा झुककर बोली, क्या प्रॉब्लम है आपको? अब क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? जश्न मुस्कुराया और बोला, कहाँ जा रही हो? अति गुस्से से बोली, मैं बेशक से जहनुम में जाऊं, आपको क्या लेना देना? जश्न तुरंत बोला, चलो गाड़ी में बैठो, फिर दोनों एक साथ चलेंगे। अति गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ तो मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना, नरक में जाना तो दूर की बात। जश्न हंसा और बोला, जैसा मैं हूं मुझे नहीं लगता बेबी डॉल मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मेरी तो नर्क में किंग साइज चेयर ऑलरेडी बुक होगी। उसकी बात पर अति ने उसे घूर कर देखा। वो एक बार फिर से जश्न को नजरअंदाज कर आगे की तरफ बढ़ गई। जश्न एक बार फिर से उसके पीछे आया। अति इस बार गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब अगर आप मेरे पीछे आए ना तो अब बहुत पछताएंगे। जश्न जी, मुझे कम समझने की गलती मत कीजिए। डरती नहीं हूं मैं आपसे। ये बोलते हुए उसकी नजरें सामने की तरफ गई जहां पर पुलिस वालों का नाका लगा हुआ था और कुछ पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए थे। जश्न ने उसकी बात सुनकर जब उसकी नजरों का पीछा किया तो उन पुलिस वालों को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर अति की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या? चलो फिर देख ही लेते हैं कौन किससे डरता है कौन किससे नहीं। उसकी बात सुनकर अति आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत भागते हुए उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ गई। जश्न के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो तुरंत खुद से ही बोला, तुम पुलिस वालों की बात करती हो बेबी डॉल, बेशक से तुम आर्मी ले आओ। जश्न सिंह शेखावत की बेबी डॉल को कोई उससे अलग कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। मुंबई अति सामने खड़े पुलिस वालों की तरफ आई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे एक इंसान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है।
पुलिस वालों ने जैसे ही उसकी बात सुनी उन्होंने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। इससे पहले तो वो खुद आपस में ही बातें करने में बिजी थे। उन्होंने अति को सर से लेकर पैरों तक अच्छे से देखा और फिर अपने हाथों में पकड़ा हुआ डंडा अपने ही हाथों में घुमाते हुए बोले, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है और ऐसा क्या किया है उस इंसान ने जो तुम्हें उसकी रिपोर्ट लिखवानी है? अति ने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर जश्न अपनी गाड़ी से निकलकर उन लोगों की तरफ ही आ रहा था। अब उसने वापस पुलिस वालों की तरफ देखा और बोली, उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने पास रखा हुआ है। पहले जबरदस्ती मुझसे शादी की और फिर अपनी चुड़ैल बीवी के नाम की धमकी दे देकर मेरे पास आए। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या कुछ फील होने लगा, और जब मुझे वो अच्छे लगने लगे तो मुझे पता चला कि वो किसी और के बच्चे के बाप बनने वाले हैं। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, लेकिन अब भी वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ रख रहे हैं। भला कोई ऐसा करता है क्या? उसकी बात सुनकर पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अति एक बार फिर से बोली, अगर वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुके थे तो मेरे साथ जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत थी? और शादी की तो कि फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? और अब भी उन्हें अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए? पुलिस वाले हैरानी से बोले, कैसे लड्डू? अति मुंह बनाकर बोली, आपको नहीं पता कैसे लड्डू? एक मैं और एक वो जो उनके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। एक इंसान भला अपनी दो दो बीवियां कैसे रख सकता है? हालांकि उनकी उससे शादी नहीं हुई, लेकिन अगर वो उनके बच्चे की मां बनेगी तो शादी भी तो होगी ना। ऐसे में भला मैं उनके साथ कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से उसे अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस वाला कुछ सोचते हुए बोला, हम उसको अरेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन पहले उसका नाम तो बताओ। अति तुरंत जश्न का नाम बोलने वाली हुई, लेकिन वो जश्न का नाम लेती उससे पहले ही जश्न वहां पर पहुंच गया और अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाले बोला, जश्न सिंह शेखावत। जैसे ही पुलिस वालों ने जश्न की आवाज सुनी और जश्न को अपने सामने देखा, उनके होश उड़ गए। जश्न की आवाज सुनकर अति की भी आंखें बड़ी हो गई। उसने पलटकर जश्न की तरफ देखते हुए मुंह बनाया और फिर वापस पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोली, यही है वो इंसान। अभी इसी वक्त इसे अरेस्ट कीजिए और इससे पूछिए कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है? क्यों ये मुझे परेशान कर रहे हैं? क्यों ये जबरदस्ती मुझे अपने पास रख रहे हैं, जब मुझे इनके साथ नहीं रहना तो? जश्न अब बिल्कुल अति के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपनी पॉकेट से अपनी सिगरेट निकाली और अपने होठों में दबाई तो एक पुलिस वाले ने जल्दी से अपनी जेब में से लाइटर निकाला और उस सिगरेट को जलाने लगा। अति के होश उड़ गए। जश्न ने उस सिगरेट का कश भरा और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती है, आप इनकी रिपोर्ट लिखेंगे क्या? अति हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी। वो जल्दी से बोली, क्यों क्यों नहीं लिखेंगे ये लोग मेरी रिपोर्ट? इन्हें मेरी रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। पुलिस वाले निकम्मे होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि वो किसी की रिपोर्ट भी ना लिखें। और आपकी हिम्मत कैसे हुई इनके सामने इस तरह से सिगरेट पीने की? ये पुलिस वाले हैं, आपके गुलाम नहीं, जो आप उनके सामने ऐसे स्टाइल मार रहे हैं। जश्न ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बिना कुछ कहे एक बार फिर से सिगरेट का कश भरने लगा। उसे दोबारा स्टाइल मारते देख अति तुरंत बोली, कैसे इंसान है आप जश्न जी? रुकिए, आपकी वॉट तो मैं लगवाती हूँ। ये बोलकर उसने वापस पुलिस वालों की तरफ देखा, जो खुद डरते हुए जश्न की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं, आग का गोला खड़ा हो और उन्हें डर लग रहा हो कि कहीं वो गोला उन पर ना फूट पड़े। अति गुस्से से उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग मेरी रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ बताइए इंस्पेक्टर, आप मेरी बेबी डॉल की रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं? अति गुस्से से बोली, मैं आपकी बेबी डॉल नहीं हूँ। आपकी बेबी डॉल आपके घर पर बैठी है। पर सॉरी आपकी बेबी डॉल कैसे हो सकती है? वो तो आपकी चुड़ैल नंबर 3 है। जाइए, आप उसके पास जाइए, वरना मैं सच्ची बता रही हूँ, ये पुलिस वाले बेशक से आपकी रिपोर्ट लिखे ना लिखें, मैं सीधा हाई कोर्ट में चली जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया था। पुलिस वाले तुरंत बोला, क्या क्या किया था? अति जल्दी से बोली, सबसे पहले तो ये एक झटके में मेरे कपड़े फाड़। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो चुप हो गई थी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ बताओ बेबी डॉल, मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ? अति मुंह बनाते हुए बोली, बेशर्म कहीं के, मुझे कुछ नहीं बताना इन लोगों को, बस आप मुझे ये बताइए कि आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं? ये बोलते हुए अब वो वापस पुलिस वालों की तरफ देखने लगी थी। तभी जश्न अपने हाथों में पकड़ी हुई जलती हुई सिगरेट नीचे जमीन पर फेंककर उसे अपने पैरों तले कुचलकर बड़े ही अंदाज से अति के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला,
क्या मैं अपनी बेबी डॉल को अपने घर ले जाऊं, उसके साथ थोड़ा सा रोमांस कर लूं? उसकी बात सुनकर अति की आंखें फटी की फटी रह गई। भला पुलिस वालों से कोई इस तरह की परमिशन लेता है क्या? पर जश्न तो ठहरा जश्न, उसके सामने कहाँ किसी की चलने वाली थी, उसे कहाँ किसी से डर लगता था। इंस्पेक्टर तुरंत हड़बड़ा कर बोले, हाँ हाँ जश्न जी ले जाइए, और अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें जरूर बताइएगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अब अति और भी ज्यादा हैरान हुई। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और अति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें और कुछ कहना है क्या बेबी डॉल? अति दांत पीसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। जश्न का डोमिनेटिंग नेचर इंस्पेक्टर के सामने भी बाज नहीं आया। अति उसके सीने पर जोर से अपना हाथ मारते हुए बोली, छोड़िए मुझे। इंस्पेक्टर को तो बेशक से आपने डरा दिया, लेकिन मैं आपसे नहीं डरती हूँ। मैंने कहा था ना, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं हाई कोर्ट में चली जाऊंगी। जश्न मुस्कुराया और बोला, चली जाना, लेकिन फिलहाल हम कहीं और चलते हैं। वो क्या है ना, अब रोमांस का जिक्र किया है तो मेरा सच में रोमांस करने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर अति के होश उड़ गए। अब वो जोर जोर से अपने हाथ जश्न के सीने पर मारने लगी थी और जश्न उसे गाड़ी की तरफ लेकर जा रहा था। अनारकली ड्रेस में अति अपने पैर जोरों से हिलाते हुए सच में किसी बेबी डॉल से कम नहीं लग रही थी। जश्न उसे लेकर गाड़ी में बैठा और अगले ही पल उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। अति गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? जश्न मुस्कुराया और बोला, कहीं तो लेकर जाऊंगा ही, तुम बताओ, अगर कोई खास डेस्टिनेशन है तो वहां ले चलूं? जश्न के जवाब पर अति गुस्से से बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। छोड़िए मुझे जश्न जी, मैं बता रही हूँ आपको, आप ना सच में अब मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं आपका इलाज क्या करूं? जश्न ने गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, बहुत सारा प्यार करो, मेरा इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। अति उसका जवाब सुनकर कुछ पल उसकी तरफ देखती रही। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन जैसे ही वो होश में आई उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अब चुपचाप जश्न के साथ उसकी गाड़ी में बैठी रही और तकरीबन 15 मिनट बाद उनकी गाड़ी अति के कॉलेज के बाहर रुकी। अति ने हैरानी से जश्न की तरफ देखा। जश्न मुस्कुराया और बोला, दोपहर को ड्राइवर भेज दूंगा, उसके साथ चुपचाप शेखावत मेंशन आ जाना। अगर जरा सी भी तकलीफ इधर उधर जाने की उठाई तो रात को इतनी तकलीफ दूंगा कि फिर सुबह आसानी से बिस्तर से उठ नहीं पाओगी। ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी आई विंक की, अति को एकदम से हिचकी आ गई। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। उसका वो चेहरा जो एकदम लाल होने लगा था, उसे देखते हुए जश्न के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। अति को देखते हुए वो एक बार फिर से बोला, अगर कहो तो रात को देने वाली तकलीफ अभी दे दूं, कॉलेज की जगह फार्म हाउस ले चलूं? जैसे ही उसने कहा अति ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला। जश्न उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारी बुक्स? उसकी बात पर अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल जश्न ने उसे गाड़ी की बैक सीट पर देखने का इशारा किया, जहां पर अति का बैग रखा था और साथ ही साथ उसका फोन भी। उसने जल्दी से अपना बैग और अपना फोन लिया और तुरंत वहां से अंदर की तरफ चली गई। जश्न के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर चुकी थी। अगले ही पल उसने अपनी गाड़ी वापस घुमाई और वहां से चला गया। अति जब अंदर की तरफ आए तो सब लोग एक बार फिर से टुकुर टुकुर उसे देख रहे थे। अति जश्न के बारे में सोचते हुए बोली, ये सारी लड़कियां वो हैं जो जश्न जी की शक्ल पर और उनके पैसों पर मरती है। अगर इन लड़कियों को उनकी हरकतों के बारे में पता चल जाए ना तो सबके सर से उनके लिए पागलपन का भूत उतर जाएगा। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए अब अपनी क्लासरूम में आ गई थी। वही कॉलेज में जब अति अंदर की तरफ आ रही थी तो वही खड़ी एक लड़की की नजर उस पर जा चुकी थी और वो कोई और नहीं मोनिका थी, जो पहले दिन अति के पास जश्न के बारे में पूछने भी आई थी। लेकिन अति ने उसे बेढंग सा जवाब दे दिया था, जिसके बाद मोनिका ने उसे चैलेंज भी किया था कि वो बहुत जल्द ही जश्न का टेस्ट बदल देगी, जिसका मतलब साफ था कि वो जश्न के करीब जाएगी। हाल फिलहाल में मोनिका ने जश्न के बारे में चलती हुई न्यूज के बारे में भी सुना था। वो खुद से ही बोली, मिस्टर शेखावत भी वुमेनाइजर निकले। शादी होने के बाद किसी और के साथ अलग से सीन चल रहा है उनका। अब जब वो खुद ऐसे हैं तो मुझे जैसी लड़की खुद को उनके करीब जाने से कैसे रोक सकती है? पर उससे पहले थोड़ा इस बहन जी को मजा चखाया जाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। तभी उसके साथ खड़ा सिद्धार्थ, जो कि कॉलेज के बैड बॉयज की लिस्ट में टॉप पर था, वो उसके कंधे पर अपना कंधा मारते हुए बोला, क्या हुआ, किसके बारे में सोच रही हो? मोनिका डेविल स्माइल के साथ बोली, आजकल हमारे कॉलेज में कोई हॉट सी लड़की नहीं आ रही है ना? सिद्धार्थ तुरंत बोला, तुमसे हॉट तो बिल्कुल भी नहीं।
मोनिका हंसी और बोली, मुझसे हॉट तो आ भी नहीं सकती, लेकिन एक लड़की है जिससे फिलहाल हम काफी मजे ले सकते हैं। सिद्धार्थ ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मोनिका मुस्कुराई और बोली, चलो तुम्हें एक हॉट सी लड़की के पास लेकर चलो। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई और सिद्धार्थ भी उसके साथ साथ चलने लगा। उनका बाकी का ग्रुप भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। सब आपस में ही बिजी थे। वही अति इस वक्त अपनी क्लास में बैठी थी। उसने एक लेक्चर अटेंड कर लिया था, अब दूसरे की बारी थी। तभी एक लड़की उसके पास आए और बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, पर मुझे अकेले वॉशरूम जाने में डर लगता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अति ने कुछ नजर उस लड़की को देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी वॉशरूम जाना ही है। ये बोलकर वो अपने डेस्क से उठी और उस लड़की के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो लोग क्लासरूम से निकले, उस लड़की ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां पर मोनिका खड़ी थी और उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। अति को लेकर वो लड़की वॉशरूम में आई और बोली, एक काम करते हैं, पहले तुम जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगी। अति ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना फोन उसे देकर वॉशरूम के अंदर चली गई। अगले ही पल उस लड़की ने उसका फोन बंद करके साइड में रखा और वॉशरूम से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही सिद्धार्थ वॉशरूम के अंदर आया और उसकी नजरें उस वॉशरूम की तरफ बढ़ गई जहां पर अति थी। वो अंगड़ाई लेते हुए बोला, आज कितने दिनों बाद इस तरह की हॉटनेस मिल रही है, तो भला सिद्धार्थ पीछे कैसे हट जाए। अब अगर मुझ जैसा लड़का ऐसी हॉटनेस नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा। ये बोलकर वो हंसने लगा। वही अति वॉशरूम से बाहर आए। बाहर आते ही उसकी नजरें जब सिद्धार्थ पर गई तो वो थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि कॉलेज में गर्ल्स वॉशरूम और बॉयज वॉशरूम अलग अलग थे। क्या अति फंसने वाली है किसी प्रॉब्लम में, या फिर होगा कुछ ऐसा जो किसी ने ना सोचा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।